سرا غټلو پاره وخت را روان غانا دا د ازمرونه داسې ځان خلاصول غانا دا د پیښور زلمي داسې ګیرو. This is our land and our land is in the name. A yellow storm is coming and you'll never be the same. अस्सलाम वालेकुम। रेलू कटे के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं फराज कासिम, साकिब शाह और कानी सलार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज बारी है पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी की इन डेप्थ स्क्वाड एनालिसिस की जाएगी। उसको हमने हमेशा की तरह कैटेगरीज में बांटा है और हमने कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, क्योंकि रात काफ़ी लंबी हो गई है और हमारा शो वैसे भी लेट रिकॉर्ड हो रहा है। सो मैं पहले बता रहा हूँ साकिब भाई, आप लोग ने अगर लंबा खींचा मैं तो पहले निकल जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ज़ल्मी के फैंस जो होते हैं ना, वो बड़े, आपको पता है, बड़े जज्बाती किस्म के, और उन्होंने कहा हुआ है कि साकिब भाई 2 घंटे से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट? तो मैं मुझे तो आधे जितना भी घंटे में खींचना, चला आप जाऊंगा। जरा तगड़ा खींचना बस। मैं तो आधे घंटे में चला जाऊंगा, आप लोग करते रहिएगा 2 नहीं, घंटे में वाकई तो हमें जितने कोई कमेंट्स आते हैं रेलू कट्टे पे, मेजॉरिटी ज़ल्मी के ही तरह से देखिए। शो तो बड़ा दिन है। बहरहाल प्लेटिनम से मैं स्टार्ट देख करते रहा हैं। था वो हाँ मैं देख रहा था वो जो कमेंट्स सरप्राइजिंगली, और वो काफी स्पैम भी किया था कमेंट्स में, व्हिच आई डोंट माइंड। कमेंट्स में आप स्पैम करें, जब दबा के करें, जितने यार, वो कमेंट्स आए एक्चुअल तो में दैट्स फाइन। ज्यादातर कमेंट्स जो बट थे ना, खैर, वो ज़ल्मी के थे। ज्यादातर कमेंट्स जो थे ना, वो ज़ल्मी के थे पहले शो के बाद। मगर एक कराची वाले ने ना लिख दिया लव यू साकिब भाई, तो वहां पर दिल पसीज गया मेरा। तो फिर हमने कराची का शो दूसरा कर दिया। तो फिर आज इसके ऊपर आ गया। अब आज जो ज्यादा लिखेगा उसका अगला शो हो जाएगा। चले यार, जबरदस्त। चले सबसे पहले चले सर, किंग से कहानी स्टार्ट आते करते हैं हैं। प्लेटिनम कैटेगरी। बिल्कुल। किससे स्टार्ट कर रहे हो सलार? हाँ, बाबर से स्टार्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली सर। अगर बाबर से प्लेटिनम है। स्टार्ट कर रहे हो तो एक सेकंड, एक सेकंड। जबरदस्त। अच्छा जी, सही है। क्या कहने हैं अच्छा जी, बाबर आजम के? ये नहीं तो बाबर आजम मुझे के क्या फहद ही मुस्तफा लगा। कहने। मुझे लगा कि फहद मुस्तफा की पिक्चर है ये। इन्होंने एआई से खूब ये पिक्चरें बनाई हाँ, हुई हैं इस एआई बार। से ज़ल्मी वालों ने अच्छा काफ़ी अपने खैर, सोशल मीडिया बाबर पे आजम बॉबी। इंटरैक्टिव, इवन आमिर जमाल की एक आध बड़ी ज़बरदस्त लगाई है। बहरहाल बाबर आजम के बंदे के बारे में बंदा क्या ही क्या है। आई जस्ट थिंक कि अभी माशाल्लाह से उनकी फॉर्म भी वापस आ गई है। ऑब्वियसली जब से कैप्टेंसी गई है, मुझे तो पर्सनली ही लुक्स अ लॉट लाइटर इन द फील्ड। ही इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट अगेन। थोड़ा आपको हंसता खेलता नजर आता है। इतना स्ट्रेस में नहीं है जितना वो जो ताज था, कांटों का ताज था कप्तानी का। आई थिंक ही इज सॉर्ट ऑफ रिलीव्ड फ्रॉम दैट। और अच्छा है, ठीक है पाकिस्तान नहीं जीत पा रही, लेकिन हर मैच में बिकॉज वो रन्स कर रहा है तो ही विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम अंडर हिज बेल्ट। बाबर आजम की सबसे खास बात यह है कि जस्ट हिम बीइंग देयर, ज़ल्मी नोज कि जिस तरह के बैट्समैन उनके पास हैं, साइम अयूब हो गया, हारिस हो गया, टीकेसी हो गया, पावल, आसिफ अली, दे हैव सो मच पावर कि दे जस्ट नीड बाबर टू होल्ड वन एंड। एंड मेजॉरिटी मैचेस में वो इसी तरह 160 170 तो वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी कर लेंगे। तो आई थिंक दैट इज अ मैसिव एडवांटेज टू हैव, और वो उनकी स्ट्रैटेजी में विल प्ले अ बिग पार्ट। तो आप भी बाबर आजम पे कुछ ऐड करें, फिर हमारे पास पावल भी हैं एंड देयर इज नूर एज वेल। यार, बाबर का ये बाबर पे तो यार बहुत साकिब भाई, बात एक करने सेकंड, को है। मेरा मेरा ये लैग कर रहा है या आप लोग के पास सही वीडियो और ऑडियो सही आ रही है या लैग कर रही है? मेरा इंटरनेट थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है। मुझे तो सही ठीक आ रही है। सही आ रही है फराज। अच्छा चलो ठीक है, ठीक अच्छा यार, है, कैरी ऑन। बाबर का ये कि ज़ल्मी के अब तो कैप्टन है। पिछले साल ट्रेड हुई थी इनकी कराची किंग्स के साथ। कराची ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे हीरे जवाहरात जो है वो बांट दिए हुए हैं। तो बाबर जो थे पिछले साल ही ज़ल्मी के हिस्से में आगे थे, कैप्टन बने। स्कोर भी ठीक ठाक किया। अगर रिजवान के 550 थे तो बाबर के 520-23 स्कोर थे पिछले साल पीएसएल में। तो ही वाज द सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर। और फिर ज़ल्मी के टेम्पलेट पे खेलते हुए तो बाबर की जो थी फॉर्म के अलावा, फिर उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आई गेस स्ट्राइक रेट भी इसका कोई 140-45 के ऊपर तो इसने पिछले साल खेला है। ठीक है। और फिर वो जो साइमन डूल वाला चक्कर हुआ था, तो साइमन डूल वाले चक्कर के बाद तो बाबर ने फिर और भी तेज खींचना शुरू कर दिया था। मगर जो अभी आपने बात की है ना, कैनी को मैं ऐड करता हूँ, सॉरी इसमें। ये अच्छा क्यों नहीं, कैनी किधर गया? हाँ, सॉरी। तो वो जो कैनी आपने बात की है ना कि अब वो हँस खेल रहा है, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी हँस खेल रहा है और काफ़ी मस्तियाँ कर रहा है, और काफ़ी अब तो स्पेक्टेटर्स का भी ख्याल करना उसने शुरू कर दिया हुआ है, आई नोटिस दैट।
मगर जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि देखा कि हम कप्तानी के चक्कर में बाबर एज़ अ बैट्समैन लूज़ ना कर दें। उसकी कैप्टेंसी में वीकनेसेस थी बड़ी और उस पे हमने इतना रो-धो लिया कि अब उसको इधर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एज़ अ कैप्टन वो लीड फ्रॉम द फ्रंट उसने किया है इतने साल। 3 साल तो ये रेटिंग्स में नंबर 1 ही रहा है मेरे ख्याल में वनडे में भी और टी20 में भी तो स्कोर कर रहा था तो रेटिंग्स में नंबर 1 रहा है ना। तो वो तो उसकी फ़ॉर्म बुरी आई है सीधा आके एशिया कप से आप स्टार्ट कर लो बेसिकली और देन वर्ल्ड कप। तो वहाँ पर वो उसके 2 जो कि कप गंदे गए हैं, एशिया कप भी और फिर वर्ल्ड कप भी। तो वहाँ पर उसकी फिर कैप्टेंसी भी डिप हो गई। कैप्टेंसी तो उसकी पहले उसकी अपनी फ़ॉर्म के ऊपर ही चलती आती थी कि 2-3 मैचेज़ तो खुद ही जितवा देता होता था। चूँकि उसकी फिर फ़ॉर्म नीचे गई एशिया कप में और वर्ल्ड कप में तो फिर उसकी कप्तानी भी जो थी, उस चक्कर में चले गई। तो अभी ठीक है उसने वापस स्कोर करने शुरू कर दिए मगर ऐसा नहीं है कि कप्तानी का बोझ उतरा है तो उसने हँसना-खेलना तो शुरू कर दिया है। मगर स्कोर वो अपनी कैप्टेंसी में भी करता आता था मगर उसकी कैप्टेंसी में ऑफ कोर्स कुछ फ्लॉज़ थे जिसकी वज़ह से बिलाखिर कैप्टेंसी से मगर यार हमारे बॉलर्स आपको पता ही है कि पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के अब तीनों मैच देख लो, अब बॉलर्स की जैसी फ़ॉर्म है, तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि पाकिस्तान जो है वो हार रहा है अपनी बॉलिंग की वज़ह से मगर दैट्स सेपरेट डिबेट तो दैट्स आई वांटेड टू से ऑन बाबर आज़म। अभी आज वाली खैर मेरे प्लेइंग 11 आ गई है उसमें बाबर खेल रहा है आज जो अभी प्लेइंग 11 आई है? मैंने नहीं मैंने देखी है बिल्कुल, देख लेकिन लिया अभी तो नहीं आई है प्लेइंग 11 ये आ गई है। आ गई हुई है। यार वो आमिर मलिक भाई जो है हमारे स्पेसेस में जो होते हैं, उन्होंने अभी शेयर कर दी हुई है, जिसमें हारिस रऊफ ज़रूर खेल रहा है, वो तो कन्फर्म है। अभी तो मैच में 3-4 घंटे रहते हैं, मगर हारिस रऊफ का मुझे पता है, मगर ये नहीं पता कि बाबर उसमें नहीं, खेल रहा नहीं है, नहीं बाबर खेल भी रहा। खेल रहा है उसमें। अच्छा उसमें खेल रहा है। साहिबजादा फरहान आया है। अ, कौन है पीछे? आज़म नहीं जी, है। फिर चचा इफ्तिखार गया अच्छा होगा एक फिर। सेकंड, नहीं सिर्फ एक चेंज है लास्ट मैच से। आजम खान आउट, अंसर सॉरी क्या नाम है अपना, साहिबजादा फरहान इन दैट्स द साहिबज़ादा ओनली फरहान चेंज। इन है। तो फरहान 5 पे खेलेगा मतलब, बिकॉज आजम लेट्स सी बैटेड एंड आई गेस लेट्स सी कि रिजवान। किधर खेलता है, अब तो टीम में जिधर जगह होगी वहीं पर खेलेगा। अब फिर रिजवान कीपर तो फिर बन जाएगा फिर आई गेस। बट लेट्स सी। चले, बाबर तो एनीवे खेल रहा है। खैर हाँ हमारा फराज भाई, आपने बाबर पे मूवी बिफोर हाँ, यार उसपे क्या बोले बाबर पे हम लोग जैसे जब से सोशल मीडिया पे ट्विटर स्पेसेस वगैरह शुरू हुई हैं 3 साल आई थिंक हो गए हैं, तब से बाबर पे ही बात हो रही है और बहुत ज्यादा बात हर एंगल से बात हो चुकी है और पिछले 3 मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरिट पे लोगों को क्रिटिसाइज करूँ। मैंने भी बाबर को बहुत क्रिटिसाइज किया लेकिन इन 3 टी20 में अगर कोई बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा है तो खैर अल्लाह ही उसका मालिक है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि तीनों टी20 में बाबर को कोई दोष दे सकता है क्योंकि उसके अराउंड खेलने वाले हर हर टीम में देख लें यार, हर टीम में उसका अराउंड खेलने कोई कोई होती है मैक्सवेल जैसी इनिंग हो गई, कोई ऐसी इनसेन इनिंग होती है जिसमें एक बंदा जो है वो अनबिलीवेबली मैच जिता जाता है तो वो बहरहाल खैर लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बाबर यार। बस द ओनली थिंग इज कि वो उसकी कप्तानी तो ही इज गोइंग टू बी बैक इनटू द कैप्टेंसी मोड और जब पाकिस्तान की कप्तानी का बोझ उतरेगा सिर्फ पीएसएल कप्तान होगा तो क्योंकि पहले पहले वो पाकिस्तान का कप्तान था, पीएसएल में कप्तान नहीं था, एक सीजन बाद में जाके बना था। अब वो पाकिस्तान का कप्तान नहीं है, पीएसएल में कप्तान है, सो लेट्स सी हाउ दैट कंट्रास्ट्स। बट एनीवेज दूसरा प्लेटिनम में कौन सा प्लेयर है हमारे पास? बिल्कुल सर, कप्तानों की बात हो रही है तो अगला प्लेयर हमारा वेस्ट इंडीज का कप्तान है, रॉबमन पावल। ही इज द टी20 कैप्टन। इनको यू सी द काइंड ऑफ पावर दैट पेशावर ज़ल्मी वांट्स टू प्ले विद। उनका तो ऑब्वियसली टॉप 3 भी बड़ा फ्लैम्बोयंट है, बट दे टिपिकली लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ फॉरेन पावर इन द मिडिल ऑर्डर। तो टीकेसी होगा, दैट्स व्हाट आई कैन इमेजिन एट 4, रॉबमन पावल एट 5 एंड मोस्ट लाइकली आसिफ अली एट 6। तो रोहमन पावल की मतलब बॉलिंग तो खैर अब काफ़ी कम हो गई है, तो आई डोंट नो इफ यू कैन कंसिडर हिम एन ऑलराउंडर, बिकॉज़ अब वो कुछ ही मैचेस में इधर-उधर एक आध ओवर करा लेता है। बाज़ वक़्त प्रेशर ओवर्स भी कराए हैं, बट हिज बिगेस्ट एडवांटेज इज़ द रॉ काइंड ऑफ हिटिंग पावर दैट ही ब्रिंग्स। और बहुत कंसिस्टेंट किस्म का हिटर है, नो नोटिसेबल वीकनेस अगेंस्ट स्पिन और पेस, दोनों को इक्वली अच्छा खेल लेता है। तो आई थिंक ही विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एन एज इन द मिडल। और ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि प्लैटिनम डिजर्विंग नहीं है, यू नो डायमंड ज़्यादा सूटेड होता, बट दैट स्पीक्स मोर टू द प्लेयर्स अवेलेबल टू द पीएसएल। आई थिंक अगर आप दूसरे प्लैटिनम प्लेयर सामने रखें तो ही मोर और लेस डिजर्व्स टू बी देयर। तो इतना रॉबन पावर पता है if you need। मेरे ख्याल में तो थॉरेली डिजर्व प्लैटिनम स्पेशली पिछले साल जितना भी वो ज़ल्मी से आके खेला था, इससे तो भाई डर लगता है आजकल। ये तो टी10 मोड में आता है आजकल और टी10 वाले स्टाइल में खेलता है।
पिछले साल जब इसको पोलार्ड से ऊपर प्रेफ़र किया था, तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ज़ल्मी ने पोलार्ड छोड़ के वो लिया है, मगर बहुत फ़ॉर्म में आ रहा था और फिर उसने आगे साबित भी किया। अब मेरा ख़्याल में अब ज़ाहिर-सी बात है कि पोलार्ड इज़ ऑन द लेटर स्टेज ऑफ हिज़ करियर, तो अब पावल ही है इनका मेन आजकल मिडल ऑर्डर का पावर हिटर जो है वेस्ट इंडीज़ का भी, और ज़ल्मी की तरफ से भी जिस नंबर भी आएगा 5वें 6वें नंबर पे मेरे ख़्याल में इसकी बैटिंग आया करेगी, मगर आएगा, पावर हिटिंग करेगा। पिछले साल भी बहुत अच्छा खेला था कुछ मैचेज़ में, और जिस दिन वो चलेगा वो पावल का ही दिन होगा, तो मेरा ख़्याल में ट्रेमेंडस बहुत अच्छी इन्होंने रिटेंशन की हुई है, और दे आर लकी कि उनके पास पावल है। और पेशावर ज़ल्मी की तो यार पहले 6 बैटर्स देख के डर लग रहा है आजकल। मैं इनकी प्लेइंग 11 देख रहा था, तो पिछले साल भी इनकी प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी थी, और इस साल विद आसिफ अली तो इनके बहुत तगड़ी इनकी मतलब कि बाबर के बाद फिर सिर्फ पावर हिटर्स ही हैं इनके पास। तो बावल भी उनमें बहुत अच्छा एडिशन है। मगर वो जो बॉलिंग की आपने बात की ना, सलार, नहीं, बॉलिंग तो इसकी बहुत बेकार है। एक मैच में आई रिमेंबर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ल्मी से मैच था लाहौर का, तो जिसमें फ़खर ने सेंचुरी लगाई थी, तो इसने 1 या 2 ओवर दिए थे, मगर ही वाज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। उसकी बॉलिंग में कोई काट-शाट नहीं है। तो उससे बॉलिंग ना ही करवाएँ, उसको एज़ ए 6th बॉलर जो है अपना ना, इसकी बॉलिंग को यूटिलाइज़ ना ही करे तो बेहतर है, अदरवाइज़ ही विल बी वेरी एक्सपेंसिव। राजू जी, रॉथमैन पावल यार अगेन आप लोग सारी बेसिस कवर कर चुके हो तो जब तक मेरी बारी आती है, लेकिन पावल का इसकी एक चीज़ जो मैंने यूनिक देखी थी इसकी हिटिंग में, साकिब भाई कह रहे हैं कि वो उसका जो आपने देखा है जो नीचे बिल्कुल ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल को उठा के जो सामने 6 मारता है ना, ये आई थिंक दैट्स द यूनिक थिंग आई हैव सीन अबाउट हिम। मैंने इसको पहली बार जो इसकी सही तरह मारते हुए देखा था, आप लोगों को शायद याद हो, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी कोई 4-5 साल, 4 साल तो हो गए होंगे, 3-4 साल। उसमें इसने जो मारा था वो पहली बार मैंने उसको देखा, क्योंकि अगर उसका जो बैक फ्लिक आता है वो फ्लिक्स करके बिल्कुल नीचे से छक्का उठाता है। दैट इज़ समथिंग यूनिक टू हिम, बट अदर देन दैट मुझे जब भी मेरे मुँह से हमेशा रिकार्डो पावेल निकलता है, मुझे वो रिकार्डो पावेल उनका जो बिग हिटर था वो याद आ जाता है। तो वो मैंने पता है रिसेंटली किसी लीग में देखा था, लेजेंड्स लीग वगैरह में कहीं खेल रहा था वो। तो अभी तक वो वैसे मतलब उसकी अच्छी बात ये है कि उसमें आज तक फ़र्क नहीं आया, आज तक वैसा ही है, वो वैसे का वैसे का वैसे ही टुल्ला है कि उसके 4 में से 1 लग जाते थे। एनीवेज़ मूविंग फॉरवर्ड, have we covered the platinum category? We have, right? सिर्फ नूर रह गया है। हाँ, तो नूर इज कौन द रह गया? थर्ड प्लेयर, हाँ, इन द प्लैटिनम कैटेगरी। ओके, इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ है बिकॉज ज़ल्मी इज द ओनली टीम जिनने अफगानी प्लेयर्स पिक किए हैं। अफगानिस्तान की एक्चुअली 2 सीरीज के साथ कोइंसाइड कर रहा है बिकॉज दे हैव अ सीरीज विद श्रीलंका एज वेल। तो नूर तो बिकॉज ओडीआईज और टी20s दोनों खेलता है, तो ही विल मिस फ्यू मोर गेम्स। नवीन ने गालिबन ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है, और टेस्ट तो दोनों ही नहीं खेलते आई डोंट थिंक। तो दे शुड बी अवेलेबल फॉर दैट अनलेस नूर टेस्ट के लिए कॉल अप हो जाए, दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग। तो नूर की अगर बॉलिंग क्वालिटी पे बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, और पीएसएल में यू एक्सपेक्ट हिम टू बी ए सक्सेस बिकॉज ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन वाला जो एंगल है वैसी एक बड़ी रेयर कमोडिटी है। हम इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो कुलदीप हो गया, मतलब ये बड़ी तबरेज शमसी हो गया जो कराची किंग्स से खेल रहे हैं, तो दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ रेयर। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अगर सुफियान मुकीम हो गया या मुल्तान के पास इस सीजन फैसल अकरम है, इस टाइप के बॉलर को डेवलप करे तो हमें बड़ा एक कांटे का एडवांटेज हो सकता है। तो ऑन नूर आई जस्ट थिंक कि अवेलेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि अभी मैं अफगानिस्तान की जो 2 सीरीज देख रहा हूँ, एक तो 20 फरवरी को तीसरा उनका टी20 खत्म हो रहा है, तो द फर्स्ट 2 ज़ल्मी गेम्स ही लाइकली मिस। और फिर आते के साथ अगर वो होता है कि अगर कोई इफ इट्स अ विनिंग टीम तो बाज़ वक्त वो आते के साथ फॉरेन शायद चेंज ना करें, तो फिर मे बी ही हैव टू सिट आउट अ फ्यू मोर गेम्स। तो ये है, एंड देन उसके बाद उनकी एक और भी सीरीज है अगेंस्ट आयरलैंड व्हिच स्टार्ट्स, जो ओडीआई सीरीज है वो 7 मार्च से स्टार्ट होती है। तो फिर आप पीएसएल का स्केड्यूल देख लें तो यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी गेम्स ही एग्जैक्टली मिसेस एज वेल। तो उस सेंस में थोड़ा कंटेंशियस है। अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आ रहा है, मे बी वो एक थोड़ा प्लान बी भी लेके आए, बट फ्यूचर को देखते हुए आई थिंक नूर इज अ वेरी सॉलिड पिक बिकॉज ये भले इस सीजन नहीं, अगर 4-6 मैचेस ही खेलता है, आगे सीजन के लिए इन्होंने रिटेन किया जिस तरह लाहौर ने राशिद खान को रिटेन किया हुआ है, तो आई थिंक ये इनके बॉलिंग अटैक का एक बड़ा हीरा बन सकता है। बिल्कुल यार, नूर का ये कि 3-4 साल पहले जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बिग बैश में देखा था, तो मुझे पहले वो ऑस्ट्रेलियन ही लगा कोई, वो बिल्कुल ही गोरा लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये कोई, इसका नाम नूर अहमद है मगर ये ऑस्ट्रेलिया से कोई नूर अहमद आ गया, बाद में पता चला अफ़गानी है, तो मुझे यकीन नहीं आया था। मगर आहिस्ता-आहिस्ता नाउ अब वो पक्का जो जो फल है ना, वो उसने मेरे ख़्याल में दरख़्त ने फल देना शुरू कर दिया है।
अब वो इस लेवल का प्लेयर है वाक़ई के प्लैटिनम लेवल के ऊपर आप इस तरह के प्लेयर क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन आजकल चल रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक दफ़ा जब इनको पिक किया था तो नबील भाई कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म प्लान्स में है या उनकी ट्वीट मैंने नबील भाई की शायद इस तरह की भी देखी थी। मगर ये कि इस दफ़ा चूँकि उसके अवेलेबिलिटी का मसला था तो कोयटा ने ज़ल्मी ने उसके ऊपर बेट लिया है। अगर फ़र्ज़ करें कि 3-4 मैचेज़ के लिए भी आता है, श्रीलंका की सीरीज़ से आता है और फिर आयरलैंड के पास जाने से पहले-पहले हो सकता है 4-5 मैचेज़ भी अगर खेल जाता है, तो ज़ल्मी ने ज़रूर सोचा होगा कि यार फिर हमने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी तो कोई प्लैटिनम रिप्लेसमेंट ही उसकी लेंगे ना। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी देख लेंगे मगर जो 4-5 मैचेज़ हैं वो तो खेल ले और फिर अगले साल के लिए भी उनकी कंटेंशन में हो जाएगा। रिटेन भी हो सकता है अगले साल। तो मगर ये कि यार ही इट्स अ गुड पिक अच्छा बॉलर है आजकल। थोड़ा-सा ये है कि सम टाइम इसका डिपेंड करता है कि इसका दिन कैसा है। कई दफ़ा ये थोड़ा-सा वेवर्ड हो जाता है और कई दफ़ा इसकी बड़ी अच्छी लाइन लेंथ होता है कि बड़ी अच्छी अनप्लेबल हो जाता है। तो नूर पे भी कई दफ़ा देखना होता है कि आज किस किस्म का नूर जो है ना मतलब कि आज मैदान में आया है। क्योंकि इसको मैंने कई दफ़ा देखा है तो कई दफ़ा जब ये वेवर्ड होना शुरू होता है तो हर ओवर में 1 या 2 वेवर्ड बॉल मतलब कि वाइड बॉल ज़रूर करता है ये तकरीबन। वाइड मतलब ये है कि पूरी वाइड नहीं, मगर वो लेंथ बहुत ज़्यादा चूँकि लाइन जो बहुत ज़्यादा उसकी साइड पे चली जाती है, तो उसको धुलाई हो जाती है उसकी। मगर ये है कि जिस दिन वो फिर सही डालना शुरू करेगा, तो उसमें वो विकेट टेकर तो है। अभी वर्ल्ड कप भी उसका अच्छा गया, तो इवन वेरी सॉलिड पाकिस्तान के अगेंस्ट साकिब भाई उसने वर्ल्ड कप में हमें बहुत बुरा फंसाया था, अगर आपको याद हो। यार बिल्कुल, कहानी पाक पाकिस्तान के अगेंस्ट की परफॉर्मेंसेस मैंने कहा है ना कि उसको हर एक की आधी काउंट करनी चाहिए। हम तो छोड़ो यार, लेकिन जब ये कराची में था मुझे तो उस वक्त भी मैं जैसे कहानी कह रहा था ना, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर काफी कम होते हैं। मैं तो इनको क्रिकेट का यूनिकॉर्न कहता है, वो बहुत कम आपको मिलते हैं और क्वालिटी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। तो मुझे भी वो सीजन याद है जब ये बिग बैश में पहली बार नमूदार हुआ था और फिर बाद में कराची भी आया था। सो मुझे तो बहुत पसंद था ये, एंड आई ऑलवेज थॉट ही हैड, क्योंकि मैंने इसको जो पहली बार बिग बैश में देखा था, उसकी उम्र 16 साल लिखी हुई आ रही थी और वो लग भी रहा था एक्चुअल 16 साल का। पहली बार कोई अफगानी प्लेयर असल अपनी उम्र का लग भी रहा था, बच्चा लग रहा था। सो बट 16, चलो 18 साल का होगा, बट अ 16-18 ईयर ओल्ड अफगानी किड प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया एट दैट एज, और जो उसका जो कॉन्फिडेंस और जो स्वाव मैंने वहां पे देखा, मैंने कहा यार दिस गाय एक्चुअली इज समथिंग। वो इतने कॉन्फिडेंस से वहां बॉलिंग कर रहा था। तो जब कराची ने लिया तो मैंने कहा यार दिस गाय कैन बी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लेकिन अब कराची के हम क्या बोले, रिजवान भी हमारे पास था, तो वीजा भी हमारे पास था, तो बाबर आजम भी हमारे पास से चला गया। और कौन था यार हमारे पास, और भी कोई बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे पास। लंबी लिस्ट है भाई, तो बहुत लंबी लिस्ट है। मोहम्मद हारिस आरिफ हारिस भी बड़ी भी आपके आपका पास था, था एक टाइम डैंक पे। आपका हारिस था, हारिस भी हमारे अब्बास पास था। अफरीदी सो आपके एनीवे, पास था, अरशद इकबाल आपके पास था, बहुत लंबी लिस्ट है। एग्जैक्टली, तो कराची तो व्हाट इफ वाली टीम जो है ना फिलहाल हमारी है, अनलेस हैदर भाई basically makes it into something different. But anyways, let's move on to him. I think he's a great player. Platinum पे मैं आप लोगों को ज्यादा इस बात का पता है, मैं platinum पे थोड़ा सा सरप्राइज था, but if you guys say he's worth platinum, then यार इस दफ़ा नहीं मेरा वो लॉन्ग इस टर्म दफ़ा की बात यार कर रहे हैं ड्राफ्ट में ना प्लेयर अभी। भी तो देखो ना क्या अवेलेबल थे। हाँ, ये बात भी है, ये अगर ये आपको बात भी है। 18 साल की उसमें अगर एक फल मिलेगा, बाय द टाइम ही ब्लॉसम्स इनटू जस्ट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, आप राशिद को फॉलो करें अक्रॉस 3 4 5 इयर्स, वो डेवलपमेंट हो, तो आई थिंक ही कैन बी अ लॉन्ग टर्म प्रॉपर एसेट फॉर इसने द इसने अपना एक्शन ही पूरा राशिद के ऊपर मॉडल किया हुआ। इवन क्योंकि लेफ्ट आर्म में तो इतना पता नहीं चलता, जब वो उसको दिखाते हैं कभी स्प्लिट में दिखाते हैं तो तब आपको रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा इसका सिमिलर है राशिद से, बट ट्रैजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट है। एनीवेज, प्लेटिनम हमारी पूरी हो गई है, तो गोल्ड, जी, सॉरी गोल्ड है ना अभी डायमंड हमारी, हाँ डायमंड। डायमंड में डायमंड, चले सॉरी गए। डायमंड, डायमंड की तरफ चलते हैं जी। साकिब भाई कौन है हमारे पास? यार डायमंड में सबसे पहले साइम अयूब की बात कर लेते हैं। 21 इयर्स ओल्ड लेफ्ट हैंड बैटर फ्रॉम कराची और बेसिकली पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने इनको वाइल्ड कार्ड कर लिया था इमर्जिंग में और सिल्वर में पिक कर लिया था और क्वेटा के पास कोई चांस नहीं था इसको पिक करने का। हालाँकि ज़ाहिर बात है क्वेटा जो थी वो इसको पिक करना चाहती थी मगर ओरिजिनली तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको पीएसएल 6 में या पीएसएल 6 में या 7 में समथिंग 6 में आई गेस इन्होंने मौका दिया था उसको, तब वो ज़रा कच्चा फल था। पिछले साल फिर उसके बाद डोमेस्टिक इसका बहुत अच्छा गया, पेशावर ज़ल्मी ने इनको पिक किया उसके बाद पिछले साल से अगर आप देखो डोमेस्टिक में फिर देन उसके बाद फिर पीएसएल और फिर इस साल का डोमेस्टिक, फिर सीपीएल, फिर सारी लीग्स एंड और अब पाकिस्तान टीम में भी हैं। तो ये जिधर भी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी साइम की ये है वो ये है कि ये जो लीग भी खेलता है उसमें परफॉर्म करता है बेसिकली। अ,
इसका पिछले साल का डोमेस्टिक नेशनल टी20 और पाकिस्तान का बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर इसने ज़ल्मी ने पिक किया था। देन पीएसएल में इसने पीएसएल का 7th हाईएस्ट स्कोरर था बेसिकली। इसने 12 मैचेस में 350 के करीब रन्स किए थे इसने, और स्ट्राइक रेट इसका बहुत इंप्रेसिव था 165 का। तो उसके बाद फिर ये कि पाकिस्तान टीम में भी आ गए, और पाकिस्तान टीम में भी 10-11 मैचेस खेल चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग के 8-10 मैचेस, मेरे ख्याल में 10-11 मैचेस हो गए हैं साइम के, तो इंशाल्लाह ताला अब ये जो 2 मैचेस पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के रह रहे हैं, हो सकता है कि 3 घंटे के बाद हम एक अच्छी साइम की इनिंग्स देखें। सीपीएल खेली है इसने, सीपीएल में परफ़ॉर्म किया है इसने। सीपीएल का सेकंड, मेरे ख्याल में शे होप के बाद सेकंड नंबर के ऊपर इसके रन्स हैं। और इसके अलावा और टीम को इसने, अपनी टीम को मैच भी सीपीएल के बीच में टाइटल भी जितवाया, और उस फाइनल में भी इसने परफ़ॉर्म किया है अच्छा खासा। तो साइम की बस क्वालिटी यही है कि ये जो लीग खेलता है उसमें परफ़ॉर्म करता है, और इस वजह से आई गेस ही इज़ द फ्यूचर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैं जब ट्विटर के ऊपर भी लोगों से बात कर रहा होता, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार साइम पे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये इंटरनेशनल मटीरियल है। मगर आज़म खान के ऊपर मुझे कभी भी नहीं आज तक लगा कि वो इंटरनेशनल मटीरियल है। तो साइम के ऊपर आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जितना भी खेलेगा, इसके ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि लॉन्ग टर्म ज़रा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे अल्लाह ना करे कि इसके बाकी न्यूज़ीलैंड के जो 2 मैचेस रहते हैं बुरे जाएँ, मगर इसके ऊपर करता रहना चाहिए। मतलब कि पूरा 1-2 साल लगाएँ, और इसके बाद ये इस तरह की प्रोडक्ट बनेगा कि वो बड़ी लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को बेनिफिट देगा, क्योंकि उसकी शॉट बड़ी मज़ेदार है, बड़ा पक्का बैट्समैन है। तो क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर, साइम पे? यार ये जो पिछले आप वाली बात तो खैर सेकंड, इसमें कोई सारी जो आपने बातें की सही है। इसमें सिर्फ ये 2 मैच नहीं, मैं तो कहूँगा कि साइम को तो इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना। अभी कितने साल का है, 20-22 साल का है क्या है? तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है हमारा। और ऑल फॉर्मेट, बहुत कम वो प्लेयर होते हैं आपके जो ऑल फॉर्मेट आपको खेल सकते हैं। लाइक आजकल तो गोल्ड डस्ट के बराबर है। आप देख लीजिए, फिंगर पे आप गिन सकते हैं जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। सो हमें तो इसको एक्सक्यूज मी, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी रोप देनी चाहिए इसको कि अब पिछले मैच में जो आउट हुआ ना, वो इट वाज़ अ वेरी क्लासिक। हम लोग तो ख़ैर अगेन गली क्रिकेट हैं, लेकिन वो इट वाज़ अ क्लासिक जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बस बॉल कहीं भी हो आपने उठा के मार देना है। तो बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बाहर निकल, थोड़ा-सा अगर वो कंपोज़्ड होता तो उसको मज़े से वो क्रीम कर सकता था। लेकिन वो लग रहा था फ्रस्ट्रेटेड था, थोड़ा-सा नहीं लग रहे थे उसके। बहरहाल आपकी बॉलिंग हर मैच में 250 रन्स खा रही है, तो उसमें बैट्समैन बेचारे क्या करें? उनके पास स्टार्स ही नहीं होता वो इनिंग्स तो बिल्ड खैर करने का। छोड़े, वनडे की सीरीज की तो वो टी20 सीरीज की तो भी बात ही ना करें। और तीसरा मैच में भी टॉस जीतकर बॉलिंग आया। बहरहाल तो वही, उनको तो आदत हो गई ना, बस अब कुछ नहीं हो सकता। वही नहीं। तो खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू साइम, तो नहीं, कंपोजर, एलिगेंस, लाइक जो बहुत कम हमारे प्लेयर होते हैं जो जैसे आते हैं ना, उसके बाद हर इंटरनेशनल कमेंटेटर भी उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है, ट्वीट करना शुरू कर देता है। सो एक्स फैक्टर प्लेयर जो होते हैं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द एक्स फैक्टर प्लेयर्स, जो कि आपको देखते हैं आप मतलब आप उसकी ऐसे मतलब एग्जांपल ले लेंगे, जब आप वो बैटिंग कर रहे होते हैं, आप बाथरूम भी नहीं जाते, चाय बनाने भी नहीं जाते, कि यू नेवर, यू डोंट वांट टू मिस इट, कि यार वो कुछ भी कर सकता है, अभी वो खेल रहा है। सो द ही हैज गॉट दैट क्वालिटी। इसला आप बिल्कुल। कुछ कहेंगे? एंड उसके साथ ही ही इज जस्ट सो लीथल इन द पावर प्ले। मैं देख रहा था उसका टी20 का जो वैगन व्हील है, जितने भी उसने मैचेस खेले हैं, जो पहले 6 ओवर का है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ हिज रन्स हैव कम थ्रू द पाई ऑफ फाइन लेग टू स्क्वायर लेग वाला जो पाई है। तो और खास तौर पे जो दैट इज अ प्रॉपर कैप्टन्स नाइटमेयर, यू नो, कि किस तरह आप दायरे में फील्ड सेट करें इस तरह के प्लेयर के लिए, जो फोर्थ स्टंप की बॉल को भी नो लुक शॉट पे फाइन लेग के ऊपर उठा के मार देता है। तो दैट इज अ कोर एडवांटेज। और ज़ल्मी के लिए सबसे अच्छी बात, बाबर के साथ उनको एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो मिल जाता है। देन दे हैव समबडी लाइक अ हारिस हु इज आल्सो वेरी डेडली। अगर इनकी पावर प्ले में एक विकेट गिर जाए तो वो कभी भी इम्पेटस गिरने नहीं देता। वेरी स्पेशल प्लेयर, एंड आई थिंक ही इज, अगर ज़ल्मी ने यू नो इस सीजन कुछ करना है, तो साइम विल हैव टू प्ले अ मेजर पार्ट इन इट। बिल्कुल, यार अगले पे की चलिए तरफ चलते हैं, आगे हमारे बढ़ते हैं अगले ताकि हाँ, अगला। सॉरी कुछ कह रहे थे आप फराज? नहीं, मैं कह रहा था अगला प्लेयर पे चले। जी, जी। यार अगले हमारे प्लेयर हैं जो कि ज़ल्मी में सिल्वर में खेल-खेल के काफ़ी सालों से तंग आ चुके थे, बोर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस दफ़ा तो मैं डायमंड में खेलूँगा। और ये प्लेयर का नाम है जी टॉम खोलर कैटमोर। जी, 29 इयर्स ओल्ड विकेट कीपर बैटर है बेसिकली। इन्होंने विकेट कीपिंग तो कभी की नहीं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास तो बहुत से विकेट कीपर मौजूद होते हैं।
चूँकि अब मोहम्मद हार पहले कामरान अकमल होते थे, अब मोहम्मद हारिस हैं, तो इस वज़ह से विकेट कीपिंग तो नहीं आती। मगर ये कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं इनकी, जब भी पेशावर ज़ल्मी से खेले हैं, स्पेशली पिछले साल तो बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल था टॉम कोलर कैडमोर का, और जितना भी खेले बहुत तेज़ खेले, बहुत एग्रेसिव खेले। इसने 12 मैचेज़ में 350 के करीब, 300 सवा 300 के करीब 325 इसने रन्स किए थे, और एवरेज भी बहुत अच्छी थी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका स्ट्राइक रेट था व्हिच वाज़ 160। ये मैच बड़ा डिस्ट्रक्टिव किस्म का बैट्समैन है, लाहौर के खिलाफ इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, जिसमें इसने राशिद खान की भी काफ़ी धुलाई की थी, तो काफ़ी डेंजरस प्लेयर है। टीकेसी उसी तरह का प्लेयर है कि मतलब कि जिससे मतलब कि वाक़ई जब ये लोग खेल रहे होते हैं ना ज़ल्मी वाले, तो इनकी टीम से डर लग रहा होता है, और उसमें टीकेसी भी उसी तरह का प्लेयर है जो कि आएगा और किसी भी किस्म की जो है ना, वो यू नेवर नो कि वो किस किस्म की इनिंग्स खेल देगा। पावर हिटर है। अभी रीसेंट फॉर्म अगर इसकी देखी जाए तो इसने जो अभी टी10 खेली है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव थी इसने, और टी10 का ये टॉप स्कोरर है बेसिकली। डेक्कन ग्लैडिएटर्स से खेल रहा था नबील भाई की जो टीम है। इसमें इसने सिर्फ 10 मैचों में 368 रन्स किए हैं यार, टॉप स्कोरर था, और 73 की एवरेज है, और 224 का स्ट्राइक रेट है, 224 का स्ट्राइक रेट। तो अमेजिंग इसकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है इसकी बेसिकली। बिग बैश में गया हुआ आजकल, अभी तक 3-4 मैचेज़ ही खेले हैं, उसमें तो कोई खास परफॉर्मेंसेज़ नहीं है, मगर ये कि आप लोग कुछ ऐड करें, मेरा ख्याल में अमेजिंग पिक। डायमंड में अब अपग्रेड हो गए हैं, तो उसकी ज़ल्मी में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी टीकेसी से इस दफ़ा। टीकेसी की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ही डज़न्ट नीड टाइम टू गेट इन। वो आते के साथ ही टी ऑफ कर देता है, और ये बड़ी एक रेयर किस्म की कमोडिटी है। अब तो हर टीम ने कोई 2-2, 3-3 विकेट कीपर बैटर ठूसे हुए हैं अपने उसमें। मुझे तो पर्सनली थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि समबडी लाइक हसीबुल्लाह, जो इतना टैलेंटेड लड़का है, आप इस तरह की पीक में यू वांट हिम टू बी प्लेइंग पीएसएल। अब वो जिस तरह लाहौर को ले लें कि वहाँ पे उनका वो शाय होप को वेस्ट इंडीज से लेके आ रहे हैं, इफ दे कुड हैव कोई इस तरह की फीजिबल ट्रेड कर दें ताकि आपकी ये जो लोकल विकेट कीपर बैटर्स हैं ये तो खेलते रहें। बट बहरहाल टीकेसी पे भी सिर्फ इतना ही कहना है कि आई थिंक ही फिट्स ज़ल्मीज़ मोल्ड परफेक्टली वेल। मुझे तो खैर जब हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे आगे बात करेंगे तो एक चीज़ बड़ी पर्सनली लग रही है कि ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट विल बी, टू मी माइट बी अ वेरी डिफरेंट टीम फ्रॉम ज़ल्मी ज़ल्मी चेसिंग। तो उस पे खैर बहरहाल आगे बात कर लेंगे। फराज भाई, इफ यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन टीकेसी बिफोर वी मूव ऑन। या नथिंग मोर टू ऐड। ही वो जो फिन एलन भी अभी खेला है, वही छोड़ उसकी ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना जो ऑल आउट जाते हैं, उनका वही होता है, ऑल और नथिंग वाला सीन होता है। और आजकल वो का थोड़ा सा ऐसे प्लेयर कंसिस्टेंट कम होते हैं, लेकिन इसने रिसेंटली काफी बिग बैश में भी मैंने देखा कि उसने काफी रन किए थे। एंड ही इज अनदर वन हु वो जो घाट घाट का पानी, ही इज बीन अराउंड द ब्लॉक। हर लीग में आपको टीके नजर आएगा, हर लीग में आपको नजर अभी अभी आई थिंक वहां भी पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, साउथ अफ्रीका लीग में भी पहुंच गया है, क्योंकि अब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की लीग बिग खत्म बैश होने खेल लगी है। बिग बिग बैश बैश खेल रहा खत्म था। होने लगी है, वहां से प्लेयर इधर आने शुरू हो गए। आज आज मैच देख रहा था, स्टॉइनर्स भी पहुंच गया है। जिस जिसकी टीम बाहर होती जा रही है वो प्लेयर अब वहां पहुंचते जा रहे हैं। तो आज स्टॉइनर्स भी आ गया था, तो आई थिंक वो पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा, अगर उसकी टीम बाहर नहीं हुई है। बिग बैश बहरहाल, मैं जस्ट जस्ट ऑन अ साइड नोट, मैं रोजाना ना साकिब भाई, यानी मैं रोजाना शाम में जॉब खत्म करके ना, मैं बिग बैश की हाइलाइट्स लगाया करता था 2-3-4 दिन पहले तक। फिर मैं इतना फिर अब मैं तंग आ गया, क्योंकि वो अब हाइलाइट्स लगा वो 8 मिनट की होती है, 7-8 मिनट की। उसमें सिर्फ बस मार-मार हो रही होती है, या मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट भी समझ में नहीं आता। तो मैंने पता नहीं फॉर सम रीज़न, हालाँकि मैं बड़े शौक से लीग्स की हाइलाइट्स देखता हूँ, मैंने वो देखना भी बंद कर दिए। कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, बस एक वही। और मैं ली आज साउथ अफ्रीकन लीग देख रहा था मैं, तो वो इतना एक अजीब सीन हो गया है कि वही एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, 2 दिन बाद दूसरी शर्ट पहन के खेल रहे होते हैं, 2 दिन वही वो मतलब पूल वही है ना, उनको ऐसे करके जैसे पत्ते नहीं ताश के होते हैं, स्क्रैम्बल करके एक ग्रुप इधर बना दिया, फिर ये शर्ट बना दी, फिर दौड़-दौड़ करके स्क्रैम्बल किया, नई नई टीम बनाई। इट्स बिकमिंग बिट ऑफ अ जोक यार। बट एनीवेज यार, लेट्स मूव ऑन। टीकेसी के बाद कौन है साकिब भाई? जी, उसके बाद जी हमारे पास हैं 32 साला राइट हैंड अग्रेसिव बैटर फ्रॉम फैसलाबाद आसिफ अली, जो कि पहली दफ़ा हमें येलो शर्ट में नज़र आएँगे, बल्कि पहली दफ़ा रेड शर्ट में नज़र नहीं आएँगे जब से आसिफ अली जो थे, पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे। मगर इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सोचा कि यार, क्यों ना हम नसीम शाह को भी पकड़ लें, माद वसीम को भी पकड़ लें। और यार आसिफ अली की टू बी ऑनेस्ट पिछले 2 सालों से इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ आ भी नहीं रही थी। तो डायमंड कैटेगरी में थे वो, तो और डायमंड उनका इतना बुरे तरीके से फँसा हुआ था, तो वहाँ पर हमें 101% शक था मुझे
कि ये आसिफ अली जो है इनसे नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ या तो फिर उस तरह की होती जिस तरह वसीम जूनियर को उनको ट्रेड करना पड़ गया, इब्रार भी देना पड़ गया, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड डायमंड में, प्लैटिनम में, गोल्ड में बड़ी बुरी तरीके से फँसी हुई थी, तो आसिफ अली जो थे वो फिर ड्राफ्ट में चले गए। ड्राफ्ट में उन्होंने रिलीज़ कर दिया और फिर पेशावर ज़ल्मी ने उनको डायमंड में ही पिक किया, क्योंकि गोल्ड में फिर हो सकता है कि वो उनको कोई खदशा हो कि शायद कोई और टीम ले जाए, और 6वें नंबर का बैट्समैन क्योंकि इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी में जिमी नीशम नहीं थे, शनाका नहीं थे, अज़मत उल्लाह उमरज़ई नहीं थे, तो उनको एक 6वें नंबर के ऊपर एक बैट्समैन तो पावर हिटर चाहिए ही था, तो आसिफ अली का ये कि पिछले चूँकि 2 सालों से इसकी पीएसएल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई, मगर ये कि पिछले साल अगर आप इसका देखो तो इसने 9 मैचों में सिर्फ 114 रन्स किए थे। इट वाज़ अ हॉरिबल ईयर फॉर आसिफ अली। जनरली हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड से परफ़ॉर्म करते हैं, मगर बहुत बुरा इनका सीज़न गया था। तो मगर इसका ये है कि अभी ये टी10 खेला है जिसमें डिसेंट परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, 7 मैचों में तकरीबन 130 रन्स किए हैं इसने, 164 के स्ट्राइक रेट से। तो वही आएँगे, मिड विकेट के ऊपर छक्के मारेंगे, कोई करीब जमन जन्नत जैसा बॉलर मिल गया तो उस दिन आसिफ अली जो है मैच ले जाएँगे, और अगर कोई उस तरह का बॉलर ना मिला तो फिर हाथ मलते रह जाएँगे। तो क्या आप लोग ऐड करेंगे आसिफ अली पे? यार आसिफ अली में क्या ऐड करना, अगेन वो तो हर साल आते हैं और हर साल हम वही 2-4 बातें करते हैं आसिफ अली को लेके। अब तो अच्छा, अब तो वो हो गया है कि आसिफ अली के अपॉलॉजिस्ट भी जो है ना, जो हमारे कुछ थे कि उसकी एंट्री पॉइंट और फलाना पॉइंट, और उसके अपॉलॉजिस्ट भी अब काफ़ी खामोश हो गए, क्योंकि एक हद तक आप किसी को जो है ना वो डिफेंड और रीजनिंग दे सकते हैं, वो स्टैट की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। लेकिन हमने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया इसके ऊपर एज़ अ नेशनल टीम प्लेयर, काफ़ी इसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस, और वो जब उसको साथ लेकर चले वर्ल्ड कप में, पहला मैच फेल हुआ, उसके बाद हमने उसको ऐसा झटका दिया है कि बेचारा गायब ही हो गया। लेकिन आसिफ जैसे प्लेयर से मुझे एक हैरत होती है, सिर्फ और कुछ नहीं, कि आप सोचिए ना, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आप इतने बड़े स्टेज पर मौजूद हैं। ये जो मिड विकेट पे एक लपा जो है वो तो हर कोई मार लेता है ऑनेस्टली। जिसके अंदर जान हो, थोड़ी-सी टाइमिंग हो, वो मिड विकेट पे तो लपा हर कोई मार सकता है। लेकिन you had the opportunity to share the dressing room with the best of the best, some of the best players, and इंटरनेशनल भी आप टीम के साथ रहे। तो आपने अपने अंदर कभी भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की। आप एज़ अ प्रोफेशनल, आप साकिब भाई आईटी में हैं, जो भी जिस फील्ड में मैं आप अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो। मैं भी अभी फाइनेंस में, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई नई नई फाइनेंशियल, अभी मैं नई चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्या कहते हैं उसका, तो वो एनीवेज़ वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। फोरेंसिक फाइनेंस जो है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो आई ट्राई टू ग्रो माय सेल्फ। आप हमेशा कोशिश करते हो, पर वो आसिफ वहीं का वहीं है। तो ही नेवर ट्राइड टू ग्रो हिमसेल्फ, बस वही लपा। शारजा की पिच मिल गई तो मार दिया उसने, शारजा की पिच नहीं मिली, ऑस्ट्रेलिया की पिच मिल गई तो उसका कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट बीइंग अ प्रोफेशनल। ये आप अपने आप को जब ग्रो नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे ग्रो करने की, सो देन यू विल ऑलवेज बी लेफ्ट बिहाइंड। जी, कहनी आप बिल्कुल कुछ सर। ऐड करोगे आसिफ पे? हाँ, नहीं आसिफ पे सिर्फ इतना ऐड करना था कि आई थिंक जो नंबर 6 का प्लेयर है ना, ज़ल्मी की बहुत क्लियर कट आपको एक आइडियोलॉजी नज़र आ रही है उनकी पिक्स के थ्रू अराउंड बाबर, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव, कि एक प्लेयर जो उनका एंड होल्ड अप करेगा। टॉप डाउन आप देख लें, साइम हो गया, हारिस हो गया, टीकेसी हो गया, रोवमन पावल, आसिफ अली, डैन मूसली अभी उन्होंने लिया, उसकी बात करेंगे। तो देयर इज रॉ पावर जो वो दे एक्सपेक्ट के टू बैट ऑपोजिशंस आउट ऑफ द गेम। तो आई थिंक उस सेंस में एक्सपेक्टेशंस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी ज़ल्मी की, कि यार कि 10 से 12 बॉलें ज़्यादा आसिफ अली ने खेलनी है। कभी इसने आके इनिंग्स तो बिल्ड करनी नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनकी लेट्स से 40 फॉर 4 हो जाते हैं, को मारते धारते, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, वो जो फराज भाई बात कर रहे हैं, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बिल्ड एन इनिंग्स और रेस्क्यू देम, राइट? यू कैन ओनली एक्सपेक्ट कि कोई 10 से 12 बॉलों में अगर 2-3 छक्के लगाने हैं, कोई इस तरह का आपको 170 के स्कोर को 190 करके देना, वो आपको आसिफ अली करके दे सकता है। बट ही विल नॉट रेस्क्यू यू अ गेम इफ यू लूज विकेट्स। वो कोई आप उसका एक्सपीरियंस, आप उसको 300 मैचेस और खिला दें, वो प्लेयर का लेवल जो उसका जो है, ही कैन नॉट सरपास दैट। तो आई एग्री विद फराज भाई ऑन दैट। बट आई थिंक ज़ल्मी जिस रोल में जो एक्सपेक्टेशंस उससे लेके आई है, उसके ऊपर इज जस्टिफाइड।
मुझे बस ये थोड़ा इतने हसीबुल्ला बेचारा इस तरह का टैलेंटेड लड़का बाहर बैठेगा बिकॉज आपने इतनी पावर ले ली है कि उसको चांस ही नहीं मिलेगा। तो दैट्स ऑल टू से विद हिम। बट आगे चलते हैं। यार टू पुट इट वैसे सिंपली, आसिफ अली जी साकिब भाई बोले। मैं कह रहा था कि जो कैनी बोल रहा था ना कि ये आपको रेस्क्यू करके नहीं दे सकता, इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैचेस बाय द वे रेस्क्यू किए हुए हैं। अब देखो चूंकि जख्म लाहौर कलंदर को लगे ना तो याद रहते हैं। अबू धाबी में PSL 6 जब लैग हुई थी तो वहां पर हमने एक दफा ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के 25 पे 5 आउट कर दिए यार। 25 पे 5 आउट कर दिए तो हम तो मैच जीत के समझ गए। वहां पर आसिफ अली आया और छा गया और ले गया वो 150 के ऊपर। उसके बाद लाहौर कलंदर का 80 पे 1 आउट था, फिर वहां पे से लाहौर कलंदर 110 पे ऑल आउट हो गई थी। तो वो मैच आसिफ अली को जाता है कि इसने 25 पे 5 से रेस्क्यू किया हुआ। तो मगर ये कि जब आप 8 सीजन खेलोगे तो कहीं ना कहीं तो इस तरह की इनिंग्स आएंगी भी। वही ना साकिब भाई, वो तो आउटलायर हो गया ना, आउटलायर तो हर सैंपल प्लेयर के साइज, साथ। सब सैंपल साइज की गेम है कि अगर आप 25 इनिंग्स में से एक काउंट करें तो फिर दैट्स सही है। वही ना, और सीलिंग सीलिंग का नहीं, इसकी सीलिंग बहुत लो है। तो दैट्स द केवल लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। एनीवेज साकिब भाई, अगला कौन है हमारे पास? जी डायमंड खत्म हो गया। अब सोना देखते हैं कि क्या सोना लूटा हुआ है सलार आपने। गोल्ड, जलमी के पास गोल्ड, क्या सोना गोल्ड। है? गो टू गोल्ड कैटेगरी। 16 सोना बड़ा क्विकली करते हैं। हमारा जो मिस्टर 360 है मोहम्मद हारिस, आई एम वेरी अग्रीव्ड कि क्यों उसको T20 स्क्वाड से पाकिस्तान का ड्रॉप हारिस, है। मोहम्मद हारिस हारिस की बात कर रहे हैं। यार ये पिछले साल के ही हैं वैसे, तो मैंने कहा नजर आ रहे हैं तो फिर चला ही देते हैं। हाँ, नहीं अच्छा है। देखिए हारिस जो खैर अब गूगल के नाम से भी जाने जाते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि वो जो सेल्फ एवेल्युएशन की फराज भाई बात कर रहे हैं ना, वो आसिफ अली के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यंग एज में उस लड़के में ऑलरेडी है। एंड आई एम ऑनेस्टली बॉगल्ड कि किस तरह इनने उसको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया है। इतनी कोई क्रिमिनल बात है ना कि मतलब T20 में जिस तरह की आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक प्लेयर है जिस तरह का आपको कटिंग एडवांटेज दे सकता है। इट इज जो ठीक है, आपने आजम को पिक कर लिया। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में अभी हसीबुल्लाह को उनने हारिस से ऊपर पिक किया, बिकॉज वो आई सी हिम एज समबडी 1 to 6 वो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। मेरे ऊपर अगर होता, वैसे तो खैर ऑब्वियसली बाबर कैप्टन है और बाबर ही सैम के साथ ओपन करेगा, बट जितना डिस्ट्रक्टिव ये T20 का प्लेयर है ना मोहम्मद हारिस, मैं तो हारिस और साइम अयूब के साथ ओपन करूं और बाबर को जिस तरह अभी वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है उसको 3 पे ले आऊं। I don't realistically expect Babar doing that when he's the captain with Zalmi, but I just think कि साइम और हारिस का जो एक 6 ओवर का कॉम्बो है ना, अगर ये 6 ओवर खेल गए, ये 7 out of 10 टाइम्स आपको कोई कम से कम हो सकता है 70-75 करके दे दें, जो दूसरी टीम को पहले 6 ओवर में इतना बड़ा धचका दे देगी कि दे विल कॉन्स्टेंटली बी प्लेइंग कैच अप इन द गेम। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज हर टीम के पास इस तरह के धुआंधार ओपनर्स होते नहीं है। तो that's what I जहाँ have to say on Haris, but अगर if you guys want to add फिर गोल्ड में 2 और जहाँ तक जहाँ तक सवाल है टीम से ड्रॉप होने का और लॉजिक ढूंढने का, उसमें कसूर कानी जो है ना, वो टीम मैनेजमेंट का नहीं, वो आपका और हमारा है कि हम उनके फैसलों में लॉजिक ढूंढते हैं। तो वो तो आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। वो दैट शिप सेल्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। सो यार फराज भाई, आप मुझे बताएं किस मुंह से वहाब रियाज आपके चीफ सिलेक्टर ने कहा है कि हम रेस्ट कर रहे हैं? इसकी उम्र क्या है रेस्ट करने की? वो क्रिकेट ही उसने कितनी खेली है कि आप रेस्ट कर रहे हैं मतलब कि मैं हमें वही तो तो कह पता रहा है वो क्या कर सकता है। पिछले 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 जो I mean it's been a circus for as long as I can remember, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो सही हम लोगों ने इसको सर्कस बनाया हुआ है, उसमें इतनी सारी सिलेक्शन कमिटीज जो सिलेक्शन आई है, इसमें से आई थिंक पिछले 2 साल में द मोस्ट माइंड बॉगलिंग डिसीजन फॉर मी इज हारिस, कि इसको आप रेस्ट, सो कॉल्ड रेस्ट करवा रहे हैं। सो दैट वाज totally beyond me. But anyways, Haris for me is the future. Haris for me is the future. Haris for me is generation next के जहाँ क्रिकेट जा रही है, जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट जा रही है, जहाँ पे हमें होना चाहिए, वहां पर हारिस हमें पहुंचा सकता है। लेकिन हमें आई डोंट नो क्या क्या हम किस किस सोच में हैं और क्या क्यों ऐसे प्लेयर्स को हम, स्पेशली जब जो प्लेयर टेलर मेड है T20 के लिए, हमने वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया कि यार नहीं वो वनडे में नहीं चल सकता। द गाय हु इज टेलर मेड फॉर द T20 फॉर्मेट, यू हैव अ 5 मैच सीरीज एंड यू डोंट टेक हिम, सो दैट्स बियॉन्ड मी। बट हारिस, आई लव हारिस, आई लव द एटीट्यूड, आई लव कि वो ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर। आई लव द फैक्ट कि उसके, आप जब बात सुने, मैंने उसकी, ये अभी जब कनाडा आया था वो लड़के, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया था, मैंने उसका इंटरव्यू सुना,
जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो ही इज़ वेरी अगेन आर्टिकुलेट एंड ही थिंक्स अबाउट द गेम। जब हम आसिफ की बात कर रहे थे, वो अगेन की ग्रोथ नहीं है और वो सोचता नहीं, बस वो एक ही लकीर का फ़कीर है। हारिस लुक्स लाइक समबडी हू एंड अगेन उसके इंटरव्यू सुन के मुझे पता चला कि उसको ही वाज़ नेवर लाइक बचपन में ही वाज़ नेवर कि यार मुझे क्रिकेट ही खेलनी है। ही केम टू क्रिकेट लेटर इन हिज यूथ, but he became a good keeper batsman until now, but he can be much more than that. But anyway, Sakib ji. यार वो कानी ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, क्रिमिनल मिस्टेक है ये बेसिकली। और उसकी लॉजिक वाकई कोई लॉजिक नहीं है उसकी, क्योंकि आपने आगे वर्ल्ड कप तो 101% इसी के साथ खेलना है। आपने कोई गारंटी नहीं है कि आपने हसीब के साथ खेलना है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने आजम के साथ खेलना है, मगर इसके साथ कंफर्म है कि जरूर खेलना है। और तो उस प्लेयर को आपको जरूर मौका देना चाहिए था, स्पेशली बायलैटरल में। मैं तो ये कहता कि बाबर रिजवान आपके तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। तो उनको रेस्ट देना चाहिए था। मैं बाबर रिजवान की ओपनिंग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, आज भी हूँ। मैं वर्ल्ड कप में भी देखेंगे पहले कि साइम आगे 2-3 सीरीज में क्या करता है, मगर वर्ल्ड कप से पहले उसका ना हो, तो मैं तो बाबर रिजवान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मगर मैं चाहता था उनको आप दें और यंगस्टर्स को ट्राई करें, और उसमें हारिस की तो यार समझ ही नहीं लगी वैसे, टू बी ऑनेस्ट। वो क्रिमिनल का वर्ड उसने इतना अच्छा यूज कर दिया है कि अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हारिस की जो बात की ना कहनी आपने, कि ज़ल्मी को चाहिए साइम और हारिस को ओपनिंग दे, और अगर वो चल गए, यार ये जिस किस्म की हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं ना दोनों, इसमें ऐसा शायद ही कभी होगा कि ये दोनों 6 ओवर खेल जाएँ। क्योंकि आप देखो कि ये हारिस तो 170-80 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है, साइम 140 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलता है। तो इतनी हाई रिस्क क्रिकेट जब आप खेलते हो, तो उसमें आपकी विकेट गिरनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी विकेट नहीं गिरेगी। हाँ, 10 में से 1 मैच में दोनों चल जाएँगे, तो येस उसमें 70-75 ज़रूर हो जाएँगे आपके। तो इस वजह से मैं तो बाबर के साथ ही ओपन करूँगा ज़ल्मी के बीच में। मैं तो इसको जिस 10 में तरह से 1 साकिब भाई, 10 में से 3 में तो कर ही लेंगे, आगे किए हैं। क्या? हैं? 10 में से 1 तो नहीं, 10 में से 3 में तो कर ही सकते हैं। आई थिंक साइम और हारिस की इतनी तो, बिकॉज़ द पिंडी में थिंग इज़, पिंडी में शायद कर जाए, मगर नॉट ऑन एवरी वेन्यू। क्योंकि आप देखो ना, आप हर बॉल पे जब आप करते हो ना, तो कोई ना कोई टॉप पे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको इस तरह का बॉलिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलना कि कोई वेलाल्गे बॉलिंग कर रहा है और कोई कोई और नहीं, बॉलर कर रहा है इसमें। यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साकिब भाई, यही 100% मेरा पॉइंट है। बिकॉज़ ये 2 लड़के ऐसे हैं जो मैन्यूवर करके बाउंड्री निकालते हैं। ये रॉ पावर वाले नहीं है कि टुल्ले मार रहे हैं बेसिकली। जो कैप्टन्स नाइटमेयर वाली हम बात कर रहे थे कि दायरे में इनके लिए फील्ड सेट करना इतना अज़ाब है कि 2 फील्डर आपने बाहर रखे हुए हैं। अब वो अगर फोर्थ स्टंप की बॉल को एक बंदा बैकवर्ड पॉइंट से लेके बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक कहीं भी मार सकता है, और विदाउट एनी वो मार सकता है, तो फिर आप किस तरह फील्ड सेट करेंगे? तो उस यार सेंस में बात ये है कि कहनी, अगर आप स्टैट्स देखो ना पिछले साल के पावर प्ले के, तो उसमें बाबर का भी मेरे ख्याल में टॉप्स के जो 3 बैटर्स हैं, उसमें बाबर का भी स्ट्राइक रेट है, आई गेस 157 था पिछले साल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बिल्कुल, एंड बाबर के साथ तो ऑब्वियसली यू गेट स्टेबिलिटी एज़ वेल, 100%, 100% आई एग्री विद तो दैट। बाबर अब ओपनिंग करता आ रहा है इतने सालों से, अचानक उसको वन डाउन कर देना, चलो ठीक है, यहाँ पर तो वो साइम वाला करना चाह रहे हैं, मगर वहां पर तो आप पहले ही एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो एक सक्सेसफुल मॉडल को आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो? नहीं, वो जब इन थोड़ा, सब ने मिलके, मतलब कि हारिस ने वन डाउन पे आके 450 रन करके साइम से ज्यादा स्कोर किया हारिस ने, बाय द वे। तो जब वन डाउन के ऊपर भी एब्सोल्युटली, वो आके एंड ये दे रहा है, तो मिडिल ऑर्डर में भी तो चाहिए आपको ऐसा प्लेयर जो कि इम्पैक्ट दे। चलो बाबर तो पावर प्ले का यूज तो बाबर भी कर सकता है, मगर आपके जो 6 से 14 तक आने हैं, उसमें अगर हारिस आता है और वहां पर आपको रन करके तेज दे देता है, जो कि आजम खान करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो मेरे ख्याल में इनका मॉडल बिल्कुल ठीक है ज़ल्मी का, और इसको मेरे इन माय ओपिनियन तो इसी तरह रहना चाहिए। ओवर टू द फेयर नेक्स्ट। इनफ, एंड मोर देन लाइकली वो रहेगा भी ऐसे ही, मतलब बिकॉज़ दे फील, बाबर फील मोर कंफर्टेबल विद दैट एज़ द कैप्टन, ही वांट्स टू प्ले थ्रू द इनिंग्स। उसको पावर प्ले में इतना टाइम मिल जाता है टू, एंड फेयर इनफ। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो ओवरटली एग्रेसिव हो, तो दैट इज़ एन ऑप्शन कि वो बिल्कुल ही दे कैन नॉक टीम्स आउट। खास तौर पे पिंडी में जिस तरह आप कह रहे हैं, इट विल, अगर आपने पावर प्ले में कोई 60 70-75 कर दिए, तो कौन से किसी टीम के पास चांस है? बहरहाल, अगला हमारा गोल्ड का प्लेयर है आमिर जमाल, जिसके तो खैर अब सभी गुण गा रहे हैं आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन टूर। आई नो दैट वाज इन रेड बॉल, बट आई जेन्युइनली थिंक कि उस तरह का एक किसी प्लेयर को मोमेंटम मिल जाए ना उसके करियर में, तो वो वाकई चांद तक चला जाता है। और ज़ल्मी के लिए जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके कॉम्बिनेशन में ही गिव्स देम अ लॉट ऑफ बैलेंस, बिकॉज दे गेट दैट लोकल ऑलराउंडर जो आपको आके 7 पे 8 पे आके थोड़ी हिटिंग भी कर सकता है।
ठीक है, थोड़ी सी आप जिस तरह नूर की बात कर रहे थे, ऑन द डे ही कैन बी वेवर्ड एज वेल, वी हैव सीन दैट, बट ज़ल्मी ने आप देखें पिछले सीजन में भी उसको काफ़ी प्रेशर ओवर्स में बाबर ने यूज़ किया है, जब कांटे की सिचुएशंस में व्हेन यू नो ही नीड्स अ विकेट ही गोज़ टू हिम, और उसकी जो वाइड यॉर्कर वाली स्ट्रैटेजी है, डिफेंसिव प्लान भी उसने अच्छी अपने बिल्ड किए हुए हैं। वो वेरिएशन अभी इतनी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, व्हिच आई थिंक यू रियली नीड इन T20 क्रिकेट, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक है, आप लेंथ हिट करके बार बार यू कैन बी यू नो कंसिस्टेंसी से आपको विकेटें निकल जाती हैं, बट T20 क्रिकेट में अगर आप वो प्रिडिक्टेबल हो जाए ना, या अगर वो बैट्समैन सेंस कर ले कि आपके पास कोई प्रॉपर कटर नहीं है या वो नहीं है, तो आई जस्ट थिंक यू बिकम अ लिटिल बिट इजियर टू पिक। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जमाल इज अ वैल्यूएबल एडिशन, और ये ज़ल्मी के लिए बड़ा उस तरह का रोल प्ले कर सकता है जिस तरह फ़हीम अशरफ ने इस्लामाबाद के लिए किया है, या पिछले ज़माने में से डेविड वीसे लाहौर के लिए करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक ही कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर देम। यार इसका ये है आमिर जमाल का कि जब इसने पिछले साल जितवाया है ना, सेमीफाइनल जितवाया है इसने, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहला प्लेऑफ जितवाया इसने ज़ल्मी को, और जहाँ जो वो स्पेल वहां पर कर गया था, और जो उसके अंदर पैशन था, रेजिलियंस थी कि नहीं ये तो मैच मैंने ही जितवा के देना है, 135 का बॉलर 150 पे बॉलिंग करना शुरू कर दे, और वो जो एलेक्स हेल्स को उसने जो कमाल के यॉर्कर्स मारे थे और एक पे इवेंचुअली उसने क्लीन बोल्ड करके मैच जितवा दिया, दैट वाज यार एक्सेप्शनल। वहीं से आमिर जमाल की गुड्डी जो है ना चढ़ी है उस मैच में। वो अलहदा बात है कि अगले प्लेऑफ में वो ताहिर बेग ने 2 बॉलों पे 2 6 मार दिए, जिससे लाहौर की जो है ना थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन हो गया टारगेट, और ही वाज एक्सपेंसिव अगेंस्ट अगेंस्ट लाहौर। मगर ये कि अभी इसने रेड बॉल में बहुत अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, तो अब हमारी होप्स जो हैं बहुत हाई हैं। अभी 2 मैचेस जो इसने किए हैं पाकिस्तान से, वो तो इतने इफेक्टिव नहीं गए, मगर ये कि उसमें भी विकेट्स तो मिल रही हैं, मगर ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। मगर वो पूरी सीरीज ही एक्सपेंसिव चल रही सारी पाकिस्तानी बॉलर्स की, क्योंकि न्यू बॉल से हम लोगों को विकेट्स नहीं मिल रही। मगर आमिर जमाल इस दफा जो हैं वो देखना पड़ेगा कि इनके मेन बॉलर्स जो होंगे, गो टू बॉलर्स, वो तो आमिर जमाल ही होंगे ज़ल्मी के। अच्छा भाई, आमिर जमाल का मैं आई विल नॉट ऐड एनीथिंग ऑन आमिर जमाल, क्योंकि जैसे कानी ने कहा कि अभी पिछले कुछ दिनों से सब उसी की बात कर रहे हैं, और आई वांटेड हिम इन द टीम फॉर अ व्हाइल। और जब वो जो आप जो ऐसा स्मेल किया ना साकिब भाई, वो जो मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि वो जो 149 150 वो हिट कर रहा था, तो उसके बाद से मेरी एक्सपेक्टेशन भी सबकी, ये इंडिया से लोग ट्वीट कर रहे थे कि भाई ये क्या है, ये आमिर जमाल भी 149 कर रहा है, सो ये क्या खाते हैं ये लोग, थिंग्स लाइक दैट। और यार उसके वो बाद से फराज, कभी-कभी आप रेड बुल पी के आते हो ना कराची वाले मैचेस में, तो इसने उस दिन वही किया हुआ था। यार लग रहा था कुछ अजीब ही, या तो हमारी गन्स बट, और ये भी नहीं कि सिर्फ पेस थी, वो बॉल भी मतलब ऐसी जा रही थी कि वो खेली नहीं जा रही थी इनसे, जो ये और से सलमान इरशाद ने जो मैच, पर वो पता है एक तरह से, जिस तरह साइड नोट, वो थोड़ा सा पेशावर के लिए नुकसानदेह भी हो गया था, क्योंकि बाबर को लग रहा था कि अब हर मैच में सलमान और आमिर यही करेंगे, तो वो अक्सर जो है 2-3 दफा उसने वो फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश की थी, और फिर वो उल्टा पड़ गया था उसको। दे वर नेवर एबल टू प्रोबब्ली रेप्लिकेट द सेम थिंग अगेन। एनीवेज, या उसके मूविंग बाद तो ऑन। एक ही मैच हुआ है, उसके बाद अगला लाहौर से हुआ है जिस वो हार गए वो लोग। मगर वो ज़ल्मी ने ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया हुआ था। आगे चलते बिल्कुल हैं। सर, अगले प्लेयर हमारे गोल्ड में है नवीन उल हक। अगेन द सेम अवेलेबिलिटी थिंग जो हमने नूर की बात की अप्लाइज टू हिम। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो ओडीआई से रिटायर हो चुके हैं, तो सिर्फ वो T20 20 फरवरी तक खेलेंगे, एंड देन ही शुड बी अवेलेबल। आई यार ये थिंक किस किस्म की इन्होंने एआई इमेजेस बनाई हुई है यार, ये तो क्या किस किस्म की इमेजेस बनाई हुई है। अच्छा नहीं ये अच्छा, इसकी अगर मैं समझा शायद, तो मैंने इसकी एक फाइल का नाम जो रखा था, मैं समझा उस पे हँस रहे हो। वो तो मगर मैंने पहले देख लिया था, लेकिन ये क्या है, ये म्यूजिक वीडियो में जा रहा है, ये क्या सीन वो है जो इसका यार। एक वीडियो नहीं होती जिसमें वो एक इंडियन कहता है म्यूजिक इस तरह करता है, फिर वो ओ वाला म्यूजिक लग जाता है, तो ये उस तरह का थीम है कोई। बस ऐसा ही है। नवीन के बारे में क्या ही कहना सर, आई थिंक इट्स मोर फिटिंग कि साकिब भाई नवीन के बारे में बात करें, तो आई विल पास इट ऑन टू हिम। मैं तो चाहता हूँ कि वो यार थोड़ा ये मेरा इतना अपने अनफेवरेट तासुरात बयान प्लेयर करें है, नवीन के बारे में। मेरा इतना नॉन फेवरेट प्लेयर है, इतना अनफेवरेट प्लेयर है कि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बात ही नहीं करना चाहता। इफ यू हेट पाकिस्तान दिस मच, एंड मतलब कि आप, और उसके बाद यू हैव नो शेम ऑफ डिस्प्लेइंग इट पब्लिकली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा के, शाहिद अफरीदी की ट्वीट्स के नीचे आके बदतमीजी करके, पब्लिकली आप एलपीएल में आपने जो कुछ किया, फिर आपने आके पाकिस्तान में खेलना है, तो यार मेरे पास
आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, इसलिए मैंने फाइल का नाम भी कुछ ऐसा रखा था, मैंने कहा फराज खुद ही समझ जाएगा कि मुझे क्यों ना देना इसकी। नहीं तो साकिब भाई, तो कसूर हमारा भी तो है, हम क्यों ले रहे हैं इसको? पेशावर वाले इतना ही, अगर ये एंटी पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान से इतना मसला है, तो इतना बड़ा प्लेयर तो वो है नहीं कि पेशावर वाले फिर भी उसको ले रहे हैं। मतलब अगर नहीं राशिद यार, खान होता तो मैं लीग्स में करता है परफॉर्म। लीग्स में करता है परफॉर्म, वो तो सेकेंडरी चीज हो गई ना फिर। तो अगर हाँ। इतना ही उसके अंदर उसके बैगेज इतना सारा है उसके पास है, सो या तो देखिए, वो जैसे वो लड़की एक होती है ना, कहते हैं लड़की जितनी खूबसूरत हो उतनी बदतमीज हो, उतनी नखरे वाली हो सकती है। तो अगर वही जो है ना कि लड़की के ज्यादा खूबसूरत ना हो तो ज्यादा नखरे भी नहीं करे, तो वो नो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, एक ग्राफ पे आप करते हो। यार एक चीज तो बतानी थी, जो खूबसूरत नहीं भी होती वो भी थोड़ी बदतमीज होती हैं। अच्छा छोड़े, लीव इट एट दैट। लेकिन यार पर मुझे नहीं समझ में आता, अगर वो इतना बदतमीज है तो मैं कह रहा हूँ क्यों? फराज भाई, हम ना आज एक काम करते हैं, रेलू गट्टी की तरफ से हम नवीन उल हक का बॉयकॉट कर देते हैं, तो हम हाँ। सिल्वर की तरफ चलते हैं। हम नहीं कर रहे भाई। आप रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कोई लाएं तो हम बात कर लेंगे, अभी के लिए सिल्वर चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सही है जी। किया है। आज जो इन्होंने वर्ल्ड कप में इंस्टा की जो स्टोरीज़ लगाई थी, उसपे हम एज़ ए एहतजाज करते हुए हमने नवीन को डिस्कस करने से इनकार कर दिया। सिल्वर में यार बात कर लें, मेरे पास सिल्वर के बहुत से घोड़े हैं। सो इसमें सबसे पहला नाम है 24 साला राइट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद जो इस वक़्त पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा भी हैं। पर्थ टेस्ट मैच खेले थे, जो कि फर्स्ट क्लास सीज़न खुर्रम बहुत शहजाद अच्छा गया था यार 24 खुर्रम साल का है? शहजाद। 24 साल है वो ये तो। इसकी 24। एज पे हाँ, इसकी एज में कुछ मसले-मसाइल भी हैं, मैं बताना नहीं चाहता, वो तो अब इंटरनल कुछ स्टोरीज़ हैं, मगर ये कि जो ऑन द फेस ये 24 ही है बेसिकली। अम, अब बात ये है कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास इसका बहुत अच्छा गया, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान टीम में आ गया, और टीम में आया तो जो पर्थ टेस्ट था उसमें अगर आप देखो तो सेकंड जो इनिंग्स थी उसमें इसने टॉप के 3 जब आउट किए थे, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए और फिर एक ही टेस्ट खेल सके। मगर ज़ाहिर-सी बात है, पर्थ में पाकिस्तान के जो बॉलर्स होते हैं, मगर जो सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी कि लाइन लेंथ मेंटेन करता है। पिछले साल इसने सिर्फ 3 मैचेज़ ही इसको मिले थे, 3 मैच में 3 आउट किए थे इसने ज़ल्मी की तरफ से, बट इकॉनमी जो थी काफ़ी हाई थी, मगर पिछले साल चूँकि पेशावर ज़ल्मी के सारे बॉलर्स को बहुत धुलाई हुई थी, तो उसमें ये जो 3 मैच खेल रहे थे उसमें इन्होंने कहाँ पर बचना था। इनके मैचेज़ भी पिंडी में होते हैं, जब 250-250 रन्स वाले मैचेज़ होते हैं, तो उसमें ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान कप इसका बड़ा अच्छा गया था इस दफ़ा, 4th हाईएस्ट बॉलर बन गया था सिर्फ 5 मैचेस खेल के, 5 मैच में इसने 13 आउट किए पाकिस्तान कप में। इसकी इकॉनमी भी अच्छी थी 5 की, और ओवरऑल लेट्स सी इस दफ़ा चूँकि रिटेन हुए हैं इस दफ़ा, तो मेरा ख़्याल में ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में डायरेक्टली जाते हैं। तो खुर्रम शहजाद पे आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे? यार मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर डोमेस्टिक, एटलीस्ट मैं आई मे बी रॉन्ग, कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे उसको सिलेक्ट किया गया और उसने अपनी पोजीशन जाते ही जस्टिफाई की हो। जो वो लेंस कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, जितनी मैच्योरिटी से वो बॉलिंग कर रहा था, वो ऑनेस्टली एक यंग पाकिस्तानी बॉलर जनरली करता नहीं है। थोड़े से वेवर्ड ज़्यादा होते हैं, तो आई वाज़ वेरी थॉरोली इम्प्रेस्ड, और बॉडी ऑफ वर्क काफ़ी है उसका, एंड एज पे कानी की हैरत होने पे मुझे हैरत हो रही है कि मैंने जैसे पहले बोला कानी, मतलब अब तो आम बात है ये। सो आपकी हैरत होने पे मुझे हैरत हो रही है। तो खैर, बट आई लाइक हिम, उसने पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड again mature, looks like a mature hard working cricketer, and somehow he fits well into the Peshawar team as well. बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक द काइंड ऑफ लेंथ ही हिट्स, ही कैन बी वेरी इफेक्टिव इन द पावर प्ले। मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज था, दे चोज टू रिटेन हिम एंड नॉट सलमान निशाद। आई नो आगे जाके उन्होंने ड्राफ्ट में सलमान निशाद को रीपिक कर लिया, बट आई जस्ट थॉट ही वाज वेरी इफेक्टिव। वो स्लिंगी एक्शन के साथ जिस तरह वो स्लोअर यॉर्कर्स कर रहा था, इज वेरी हार्ड टू पिक। खुर्रम शहजाद का बस ये है कि बाज़ वक्त थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आई थिंक ही इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ talented bowler just because of the consistency he has। बहुत रेयरली आप देखते हैं कि अगर आप एक बॉक्स रखें 4 से 6 मीटर के रेडियस में, एक बॉलर 6 की 6 बॉलें उसी को हिट करे। यू नो हमारे कुछ बॉलर्स, किसका नाम लें, यू नो एक राइट पे होगी, एक इधर होगी, एक उधर होगी, तो इट्स वेरी रेयर, और इस तरह के बॉलर्स यू नो ट्रेजर करना चाहिए। अच्छा, ये साकिब भाई, सिल्वर में अगला कौन है हमारा?
ये सिल्वर पे अगले पे जाने से पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं वो एक्चुअल में शो के शुरू में देना चाह रहा था मगर भूल गया। मैंने कहा इससे पहले मैं दोबारा भूल जाऊँ। तो वो ये है कि यार पेशावर ज़ल्मी वाले लोग कहते हैं कि आप लोग हमारी किसी फ्रैंचाइज़ का इंटरव्यू नहीं करते। तो यार बताना ये था कि मोहम्मद अकरम से बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अभी वो ट्रैवल कर रही हैं और मोस्ट लाइकली फरवरी के एंड में इंशाल्लाह ताला वो हमें इंटरव्यू देंगे। डेट अभी कंफर्म नहीं हुई मगर इंशाल्लाह ताला डेट जो है मुझे कुछ दिनों के बीच में उनके जो कमर्शियल मैनेजर हैं वो मुझे दे देंगे। मगर साकिब ये भाई कि जनवरी बातचीत हो के गई एंड में है। या फरवरी जनवरी के एंड में, जनवरी के सॉरी एंड में जनवरी कि के एंड में। फरवरी के? नहीं, जनवरी के एंड में। हाँ, मैंने कहा फरवरी के एंड में चलिए। नहीं, सॉरी मैं वो दैट्स आजकल गुड। मैं जनवरी-फरवरी को मिक्स कर रहा हूँ। मगर ये है कि इंशाल्लाह ताला मोहम्मद अकरम का इंटरव्यू कोशिश हो रही है। अब वो उन्होंने इनिशियल जवाब हमें दे दिया है, तो लेट्स सी। अच्छा मेरी एको आ रही है फराज, आपको आ रही है एको? फ एको आ रही है, एक सेकंड। शुरू से आ रही है, अब आ रही है? नहीं अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है एको। एक मुझे सेकंड। अपनी पूरी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। अब बताइए, अब आ रही है एको? नहीं अब खत्म हो गई है। खत्म हो गई, गुड। ओके, ठीक है। चलिए यार बाकी शो में तो आगे नहीं आ रही चलते थी? हैं। ये तो नहीं है कि पूरे शो में एको आ न रही हो? नहीं, पूरे शो में नहीं थी, नहीं, नहीं, अभी-अभी अभी आना पिछले शुरू 2 हुई है। मिनट में कुछ चेंज हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है, गुड है। अच्छा, सही सिल्वर में अगला प्लेयर कौन है भाई? जी। जी, सिल्वर में अगले प्लेयर हैं जी हमारे 28 साला पीडीपी की प्रोडक्ट राइट आर्म मलिंगा फास्ट फ्रॉम कश्मीर सलमान अरशाद। लाहौर कलंदर्स ने पिक करने की कोशिश की इस ड्राफ्ट में और फौरी तौर पे राइट टू मैच कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने। यार आजकल पीडीपी प्रोडक्ट को ना गालियाँ बहुत पड़ती हैं, वो इतनी मीम्स बन गई हैं पीडीपी प्रोडक्ट के ऊपर कि अब आजकल ना कि जो असल भी होते हैं उनको कहते हुए डर लगता है यार कि पीडीपी प्रोडक्ट तो अब हमारे लिए ना लाहौर कलंदर के लिए एक वो बनता जा रहा है, इतनी उसके ऊपर ज़रा बैशिंग होती है। तो यार अब पिछले 2-3 साल से ज़ल्मी से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। पिछले साल उतना नहीं कर सके थे जितना अच्छा परफ़ॉर्म उसने उससे पिछले साल किया था। पिछले साल शुरू के 2-3 मैचेज़ में तो ज़रा बुझे-बुझे रहे थे मगर इन द एंड आखिरी 2-3 मैचेज़ में स्पेशली वही आमिर जमाल वाला जो मैच था इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उसमें आमिर जमाल के साथ सलमान रशाद ने भी बहुत तबाहकुन बॉलिंग की थी और एंड में इन्होंने काफ़ी पिक कर लिया था। 6 मैचों में इन्होंने 6 आउट किए थे मगर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव थे 9.5 की इकॉनमी के साथ। इस टाइम पे टी10 भी खेले हैं और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस टी10 में। इन्होंने 9 मैचों में 13 आउट किए हैं टी10 में और इनकी इकॉनमी 9.76 थी व्हिच इज़ वेरी डिसेंट। जो है लेस देन 10 टी10 के बीच में बड़ी डिसेंट होती है। तो लेट्स सी अब तो ये पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं और इनके लिए हमेशा परफ़ॉर्म करते हैं। कुछ ऐड करोगे आप लोग? यार मैं सिर्फ ये ऐड करूँगा, जब ये आया था सो आई थॉट कि ही इज़ गोइंग टू बी अ बेटर बॉलर देन ही इज़ टुडे। इसका प्रोग्रेशन ग्राफ उतना उस तरफ बीच में डिक्लाइन आया था, लेकिन ही इज़ दोबारा इसने अपने आप को पिकअप किया है क्योंकि बीच में ही काफ़ी ऑर्डिनरी हो गया था। लेकिन जैसे आपने बोला कि उसने टी10 में भी बेहतर बॉलिंग की है और उसने पेशावर में छोटा-सा एक स्पेल किया था लास्ट ईयर। क्योंकि ये ऐसे आया था, फिर यूँ डिप किया है एंड ही इज़ कमिंग बैक अप अगेन। तो आई थिंक दोबारा इसकी बेहतरी आई है। पेस में साकिब भाई जब ये आया तो मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ था। मुझे लगता है इसकी पेस में भी डिप आया है, काफ़ी 140 प्लस करता था आराम से, अब ये 140 टच करता है बेयरली। तो दैट्स द ओनली थिंग। लेकिन हाँ, इस लेवल पे पीएसएल लेवल पे, टी20 लेवल पे, टी10 आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। जस्ट टू ऐड ऑन सलमान रशाद, जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए ना खेले होते हैं, राइट, और सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाके फॉरेन लीग्स खेल जाते हैं, जैसा सलमान रशाद ने, आप देखें, ही वेंट एंड प्लेड द सीपीएल, ही वेंट एंड प्लेड अभी क्या टी10 भी खेला है उसने यूएई में। तो वो दैट टेल्स यू कि वो उसने पीएसएल में उस सीजन कितना परफॉर्म किया, वरना नॉन जो पाकिस्तान के आप प्लेयर्स होते हैं वो बहुत रेयरली आप उनको फॉरेन लीग्स में देखते हैं। तो आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ सीजन दैट सलमान रशाद हैड। और इस तरह के वो स्लिंगी एक्शन वाले तो वैसे ही पिक करना बड़े हार्ड होते हैं, और जिस तरह की उसकी पेस ड्रॉप होती है, आप बताएं एक स्लिंगी एक्शन के साथ यॉर्कर 140 पे आ रही है, अगली 114 पे आ रही है, वो बैट्समैन भी बाज वक्त थोड़ा बौखला जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, साकिब भाई कहानी मैं इजाज़त चाहूँगा, 10:30 हो गए हैं एंड मुझे जाना पड़ेगा, तो आप लोग शो को कैरी ऑन करें एंड आई विल बिल्कुल, कैच यू गाइस इन हम द नेक्स्ट शो। कंटिन्यू करते हैं इसको। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसको यार इससे अगले प्लेयर की तरफ सिल्वर की तरफ चलते हैं कैनी और उनका नाम है जी आरिफ याकूब। 29 इयर्स ओल्ड है, राइट आर्म लेग स्पिनर है फ्रॉम कराची और कराची वाइट से इन्होंने इस दफा नेशनल टी20 में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी।
थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस नेशनल टी20 के, और इसके अलावा स्पिनर्स में अगर देखो तो ही वाज़ द टॉप विकेट टेकर। तो ऑल ऑफ अ सडन एक अननोन प्लेयर जिसका हमने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि इस दफ़ा नेशनल टी20 में कह रही टीम्स भी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि 18 टीम्स थी मेरे ख़्याल में, तो उसमें से काफ़ी नए-नए प्लेयर्स हमें इस दफ़ा देखने को मिले हैं। वो उससे एक चीज़ अच्छी भी हुई है कि उसमें ऐसे-ऐसे प्लेयर हमने देखे हैं जिनका पहले कभी नाम नहीं सुना था। तो एक अननोन से प्लेयर ने आके अचानक बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे दी, और ठीक-ठाक यार स्पिन करता है वो। लेग लेग स्पिन, इसकी लेग ब्रेक तो बड़ी अच्छी होती है, गुगली भी उसकी अच्छी होती है। तो प्रेज़िडेंट ट्रॉफ़ी भी इस दफ़ा खेल रहा है अभी, तो जो ग्रेड 1 प्रेज़िडेंट ट्रॉफ़ी है आजकल हो रही है, तो 3 फर्स्ट क्लास मैचों में 19 आउट कर चुका हुआ है। तो स्पिन भी ठीक-ठाक करता है। थोड़ा-सा ये है कि चूँकि उसको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं पीएसएल में पिक हो जाऊँगा, तो फ़िटनेस पे थोड़ा-सा काम होने वाला है, वो थोड़ा-सा बल्की हैं। पेट-शेट थोड़ा-सा मैं देख रहा था कि निकला हुआ है, तो लेट्स सी। मगर इट्स गुड टू नो कि एक ठीक है, ही इज़ तो अराउंड 29-30 साल के हैं, मगर ये है कि चलें, गुड टू सी कि हमारे पास एक और लेग लेग स्पिनर आ रहा है, जो कि स्पिन भी हमारे पास इंटरनेशनल में स्पिनर्स के नाम क्या आपको पता है? स्पिन के अलावा सब कुछ कर रहे हो आजकल। तो एट लीस्ट गुड टू सी कि एक बॉलर आ रहा है जो कि वाक़ई स्पिनर है, तो स्पिन कर भी रहा है। तो क्या कहोगे आप? कुछ आरिफ याकूब के कोई मैचेस देखे आपने? बिल्कुल साकिब भाई, 2 मेन चीज़ें, एक तो फ़िटनेस वाली एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बात की। बहुत से लोगों ने इस पे बात की है कि एक नेशनल टी20 का टूर्नामेंट जिसको कुछ तो इट्स सीन एज़ लाइक एन ऑडिशन फॉर द पीएसएल, कि यार इसमें आपने परफ़ॉर्म किया। अभी शहाब खान की बात हुई है, बहुत से इस तरह के प्लेयर्स, जहां दाद को लाहौर ने पिक किया, दैट वर प्योर परफॉर्मर्स इन प्योरली बेस्ड ऑन नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस। और लेग स्पिनर्स की तो वैसे ही आपने कहा बड़ी किल्लत है। तो द बिगेस्ट थिंग इज कि जो इस तरह की रॉ प्रोडक्ट्स आ जाती है ना, आई जस्ट फील लाइक कि हम पीएसएल में आके देखते हैं उनको, कुछ सेंस में उस तरह एक्सपोज होते हैं कि जो उनका स्किल सेट है, इस तरह लेग स्पिन के अलावा ना उसकी और भी बेसिक्स होती हैं गेम की। फील्डिंग किस तरह करनी है, अगर आपने बैटिंग करनी है तो किस तरह आप टीम को थोड़ा वैल्यू दे सकते हैं। आई जस्ट थिंक कि वो अपनी फोर्टे के बाहर, जो बॉलिंग के बाहर, वो बहुत एक्सपोज होकर टीम को बाज़ वक्त डैमेज कर जाते हैं। तो होपफुली दैट डजंट हैपन, बट नेशनल टी20 में तो बहुत टफ लग रहा था उसको पिक करना। बट पीएसएल इज अ होल डिफरेंट लेवल, तो लेट्स सी उसको जितने चांसेस मिलते हैं परफॉर्म कर पाता है। बिल्कुल, ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा है कि नेशनल टी20 कई प्लेयर्स का बहुत अच्छा जाता है, मगर वो ये कि फिर जब पीएसएल में आते हैं तो थोड़ा-सा लेवल पीएसएल का काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पर आके उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो लेट्स सी आरिफ याकूब को कितने चांसेस मिलते हैं। अगले हमारे पास प्लेयर है जी, 26 इयर्स ओल्ड लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम फ्रॉम इस्लामाबाद, उमैर अफरीदी, जो कि इस दफ़ा नेशनल टी20 के बीच में कुछ मैचेज़ ही खेले, मगर जो उन्होंने थोड़े से मैचेज़ खेले उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। सिर्फ़ 4 मैच खेले थे और 12 आउट किए, मगर जो अच्छी चीज़ ये थी कि इकॉनमी जो थी सिर्फ़ 6.39 थी। तो गुड टू सी। मेरा ख़्याल में अगर आप देखो तो इन्होंने उमैर अफरीदी को पिक किया, इसका मतलब है कि इसके पीछे ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ होमवर्क वगैरह भी किया होगा ज़ल्मी ने, उनके कोचेज़ वगैरह ने को पता होगा कि ये लड़का है जिसको पिक करना है, ठीक है, इसके नेशनल टी20 में अगर आप स्टैट्स को ऑल देखोगे ना, तो काफ़ी नीचे-नीचे नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि उसने मैचेज़ ही 4 खेले हैं, मगर उन 4 मैचेज़ में ही वाज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो देखना ये है, मैंने जो अभी तक देखा है उसमें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट ही लग रहा है, मगर चूँकि विकेट टेकर है, मगर डेफिनिटली जिन कोचेज़ ने उसको देखा होगा, उसमें उनको टैलेंट नज़र आया होगा और उन्होंने उसको सोचा होगा कि हमें उमैर अफरीदी बजाए कि हम शहाब खान जो हैं वो एंड में बल्कि पिक हुए थे, मगर उमैर अफरीदी जो हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं, काफ़ी प्लेयर्स शहाब खान से पहले जो कि टॉप विकेट टेकर था नेशनल टी20 का, वो चौथे राउंड में जाके पिक हुआ है और उससे पहले कितने ज़्यादा बॉलर्स पिक हुए हैं, तो उनमें उमैर अफरीदी भी हैं। तो हैव यू सीन उमैर अफरीदी, या कहीं देखा था आपने उसको? मैंने नहीं देखा था। नहीं, नेशनल टी20 के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ, मैंने जो उसको देखा है। ही इज ऑब्वियसली अ लॉट क्विकर देन शहाब खान। वो अराउंड द विकेट आके आई रियली लाइक वो जो एक विकेट टू विकेट जो फोर्थ स्टंप से अंदर लाने होता है, राइट हैंडर को क्रैम्प करने वाला जो एंगल है, उसमें ही लुक्स लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग प्रोस्पेक्ट। और जल्मी, वो क्योंकि लोकल कोर अब अपना थोड़ा सा बैटिंग में तो उनने कर लिया है विद साइम, विद हारिस, हसीबुल्लाह, बाबर। अब वो बॉलिंग में भी यू कैन सेंस कि वो एक लोकल कोर बिल्ड करना चाह रहे हैं।
बिकॉज उनका बॉलिंग में तो आप देखें एक तरह से पूरा ही पूरा ओवरहॉल हुआ है उनका, जितने सीजन पहले हसन अली गया, फिर वहाब ऑब्वियसली फेडेड आउट, जो जल्मी के बॉलिंग अटैक की जो तस्वीर थी वो बदल गई है। सो दे नीड लोकल कोर प्लेयर्स, इट्स गुड टू हैव द लाइक्स ऑफ आमिर जमाल, खुरम शहजाद, उमैर आफरीदी, समवन अभी इमर्जिंग में, हम आगे जाके मेहरान मुमताज की बात करेंगे, जीशान की बात करेंगे। तो इट्स गुड फॉर देम टू हैव दीज लोकल प्रोस्पेक्ट्स जो वो जिसको अपनी प्रोडक्ट कह सकें एक तरीके से। तो पिछले साल इनको जरा बॉलिंग में तो सारा मसला आया, तो इनको बॉलिंग ठीक करनी थी। अगर आप इस दफा इनका ड्राफ्ट भी देखो तो उन्होंने बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर के 4-5 बैट्समैन तो है ना, वो सीधा रिटेंशन ही है। तो अब आपके 5 बैटर्स ऊपर के बड़े अच्छे हैं, तो आपको सारा काम बॉलिंग बॉलर पे करना है। आप पिछला टूर्नामेंट भी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, और सारे इनके बॉलर्स जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव चले गए थे, तो उनको गुड टू सी। अब ये अगर इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है तो उमैर अफरीदी को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जल्मी नीड एन इकोनॉमिकल बॉलर। तो लेट्स सी के कैसी बॉलिंग करेंगे। अगला लास्ट जो इनका सिल्वर में है, इनके प्लेयर हैं डैनियल मोजले, जो कि 22 इयर्स ओल्ड बैटिंग ऑलराउंडर फ्रॉम इंग्लैंड है बेसिकली। वारविकशायर से भी खेलते हैं, और इसके अलावा ये फिनिक्स, बर्मिंघम फिनिक्स जो मोइन अली की जो टीम है, ये बेसिकली वहां से भी खेलते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि लेट मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं, और लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं, और ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट टाइम करता है। इसको जितना मैंने देखा है उसमें क्विक थ्रू द एयर है, राइट आर्म ऑफ स्पिन तो करता है, मगर क्विक थ्रू द एयर है, तेज बॉल करता है, और विकेट टू विकेट करता है। इसकी काफी तेज, चूंकि बॉल सीधा विकेट के अंदर ही आ रही होती है, स्पिन स्पून तो नहीं करती, मगर ये है कि वो तेज इतनी होती है कि उसको विकेट्स उस स्पीड की वजह से और एक्यूरेसी की वजह से इसको विकेट्स मिलती हैं। मगर प्राइमरली ही इज अ बैटर, बैटिंग ऑलराउंडर उसका रोल है। तो किसी केस में पेशावर जल्मी को अगर वो ऑलराउंडर वाला मसला आ रहा हुआ, तो ये स्टार्ट तो करेगा बेंच वगैरह से, मगर ये कि किसी केस में अगर इनको ऑलराउंडर वाला मसला आ भी सकता है इस दफा, तो उसमें हो सकता है फिर डैनियल मोजली ये खिलाएं किसी केस में। अभी आजकल इंग्लैंड लायंस का टूर कर रहा है, और उसमें एक मैच में इसने अच्छा 60 रन की इनिंग्स के लिए एक आउट भी किया है। तो गुड टू सी अ बैटिंग ऑलराउंडर इन पेशावर जल्मी। डैनियल मोजली को आई डोंट थिंक सो कि आपने इतना देखा होगा, क्योंकि अगर आपने 100 देखते हैं तो फिर शायद आपने थोड़ा सा बर्मिंघम की तरफ से इनको देखा हो, और कुछ अगर आपने ऐड नहीं, नहीं करना ऑनेस्टली तो फिर साकिब भाई, हम। मैंने इतना डैनियल मोस्ली को फॉलो नहीं किया, बट मुझे ट्विटर पर बहुत से जल्मी के फैंस ने टैग किया है, उसकी कुछ इनिंग्स हैं, तो उसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं ऑफ हिम हिटिंग एंड द काइंड ऑफ रॉ पावर ही हैज, जिस तरह वो इवन जो फुलर बॉल को वो निकालना होता है, एंगल बनाने वाला, तो ही इज समबडी हु कैन गिव देम अ बिट ऑफ एन एज। उसकी बॉलिंग में मुझे कोई इतना बाइट नहीं नजर आया, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इट्स नॉट समबडी यू कैन रिलाई ऑन फॉर 4 ओवर्स। तो आई थिंक वो बैलेंस में किस तरह आता है, बिकॉज इनने अगर TKC एंड रॉफमन पावल विल डेफिनेटली टेक 2 फॉरेन स्पॉट्स। अब जो उसमें रह गया, उसमें देखिए नवीन अगर एक लेते हैं, एंड देन दे आल्सो हैव लुंगी इंडीडी इन सप्लीमेंट्री, जो कि अब देखते हैं कि बिकॉज खुरम शहजाद भी है, बिकॉज सलमान निशाद भी है, उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक की क्या पिक्चर बनानी है। तो इट्स टफ टू सी वेयर ही विल फिट इन, बट क्योंकि अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी शायद वो एक आध फॉरेन प्लेयर और अनाउंस कर दें, तो मतलब इस ऐसे तरह इट्स टफ टू से। यार, पीएसएल में 12-13 मैचेस होते हैं, और प्लेयर आ रहे होते हैं, प्लेयर जा रहे होते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, कोविड के चक्कर भी रहे हैं बीच में, तो कहीं ना कहीं मैचेस अक्सर मिल भी जाते होते हैं। जल्मी के नहीं तो नहीं, पिछले एक आध तो रोटेशन। खेल जाएगा ही वो, क्योंकि हाँ, एक एक रात बाद मैच होते हैं, वो इतनी हाँ, रोटेशन तो हो ही जाती है। बट उनकी जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है, उसमें आई फाइंड इट वेरी टफ टू सी हिम फिटिंग इन। हाँ, वो शुरू में तो उसी तरह ही जाएगा, मगर अगर आप पिछले साल भी देखो तो उनके प्लेयर जो आ रहे थे जा रहे थे, वो खेल ही जा रहे थे। शकीब आया, शकीब खेल गया, शनाका आया, शनाका खेल गया, राजा अजमतुल्लाह बक्सा उमरजई आया, हाँ। राजा बक्सा खेल गया, अजमतुल्लाह उमरजई तो काफी ज्यादा मैचेस खेल गया, जिमी नीशम काफी ज्यादा मैचेस खेल गया। तो इनके जो प्लेयर्स आ रहे थे, वो TKCM तो खेल ही रहा था, रॉबन पॉवल तो खेल ही रहा था, मगर ये जो इनके मिडल में भी प्लेयर लग नहीं रहा था बेंच वो में तो जाएंगे, एक उनको भी तो मैचेस मिल गए आई थे। रिमेम्बर श्रीलंका का आया था और उसी दिन मैच खेल गया था, मतलब लिटरली वो शनाका, 4 घंटे पहले। शनाका ही होगा। हाँ एग्जैक्टली शनाका ही वो होगा। उसके फौरन ही 4 घंटे बाद वो मैच खेलना, तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है। ऐसा ही है। चले यार, आप मुझे बताइए कि इमर्जिंग के कौन से दो हाँ, प्लेयर्स आपके अच्छा, पास थे। इमर्जिंग का मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, बिकॉज दोनों जो इमर्जिंग में प्लेयर उठाए हैं, मोहम्मद जीशान अंडर 19 में भी आई एम श्योर आपने देखा होगा, जो दामन और को से अगर बॉल रिलीज हो
ठीक है 7 फुट 8 इंचेस से, तो उसको पिक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एंड साकिब भाई, मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि आप जितनी भी वीडियोस देख लें, ठीक है, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट थोड़ी बहुत समझते हैं, आप फुटेज जितनी भी देख लें, इस तरह की बॉलर को फर्स्ट टाइम जब आप मिडिल में पिक कर रहे होते हैं, तो उसकी लेंथ पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड वो अनोमली जो है वो बैट्समैन को सेट होते हुए टाइम लगता है। यानी एंड वही है जो अभी ये अंडर 19 एशिया कप में इंडिया के जो ऊपर के 4 आउट किए जी, हैं, जी, ये वही बिल्कुल निशान है? वही है सर 100% वही है। तो आई जस्ट थिंक कि ही इज़ समबडी कि आपको याद होगा इमर्जिंग में ना हमने फास्ट बॉलर्स, ये तो पीएसएल की इन अ सेंस आइडेंटिटी बन गई है। इवन मुल्तान का ही आप देख लें, जिस तरह शाहनवाज धानी का सीज़न था, शुरू में हसन अली का जिस तरह ज़ल्मी के लिए ब्रेक थ्रू हुआ था, हारिस रऊफ का जिस तरह ब्रेक थ्रू हुआ, अभी एहसान उल्लाह को लास्ट सीज़न जिस तरह ब्रेक थ्रू हुआ है, तो ज़ीशान हैज़ द पोटेंशियल टू बी दैट इफेक्टिव। वो ठीक है, थोड़ा रॉ है, अंडर 19 की प्रोडक्ट है, पीएसएल इज अ होल डिफरेंट लेवल फ्रॉम अंडर 19, वी ऑल नो दैट। बट आई जेन्युइनली थिंक ये जो हाइट वाला एडवांटेज है, स्पेशली अगर लड़के की इतनी पेस हो कि वो 137 138 उस हाइट से कंसिस्टेंटली फेंक सकता है, तो ही विल बी अ चैलेंज फॉर एनी टीम। और सिर्फ ये है कि आई विल प्रेफर कि अगर वो उसको पावर प्ले में ना कराएं, थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन दें, 6 ओवर पूरे हो जाएं, तो फिर आके उसको इनिशियली थोड़ा सा फील्डर पीछे हो, कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं एक आध बाउंसर ट्राई करूं, तो मुझे वो एक कम से कम फील्डर तो पीछे है, थोड़ा प्रोटेक्टिव फील करेगा। वो पावर प्ले में आपको पता है वो आते के साथ ही एक आध बाउंड्री पड़ जाए, वो बॉलर का कॉन्फिडेंस खासतौर पर इमर्जिंग प्लेयर का तबाह और बर्बाद हो जाता है। फिर एक ओवर में आपको अगर 18-20 रन पड़ गए, फिर आपको पता है साकिब भाई क्या असर है। तो दैट्स व्हाट आई हैड टू से ऑन ज़ीशान। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर वी गो टू हसीब। नहीं, नहीं, बिल्कुल हसीब की बात करते हैं। हसीब पे तो गम है मुझे साकिब भाई के इतने जवाब हिटर भर लेते हैं ना। मैंने पहले भी कहा कि एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट आसिफ अली, इन अ सेंस शायद आप कह सकते हैं पीएसएल लेजेंड के उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकता है या उसके आसपास कर सकता है। बट आई जेन्युइनली थिंक कि हसीबुल्लाह फ्यूचर के लिहाज से ही समबडी हु शुड बी गेटिंग मैक्सिमम प्लेइंग टाइम, और विकेट कीपर भी है बड़ा टैलेंटेड, हिटिंग भी अच्छी ठीक ठाक कर लेता है, इतना सेल्फ अवेयर है वो कि आते के साथ मार धाड़ नहीं करेगा वो। अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि 7.25 की एवरेज से आपने जाना है या 9 की एवरेज से जाना है, 11 की एवरेज जाना है, वो कैलकुलेट कर सकता है इस एज में। हमारे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं साकिब भाई जो 10-10 12-12 सीजन क्रिकेट खेल चुके हैं, वो फैक्टर इन नहीं कर पाते कि यार मैं अभी आया हूँ तो 4 ओवर रह गए हैं, उस पे जाके हमने करना है। वो सिर्फ विकेट बचाने के चक्कर में सोचते हैं कि यार 15 ओवर पे ले जाएं, फिर आखिरी 5 ओवर में हमने हिट आउट करना है। तो दोज आर लिटिल लिटिल थिंग्स जो सेल्फ अवेयरनेस आपको इमर्जिंग प्लेयर्स में नजर आए ना, वो प्लेयर्स के ऊपर बिल्ड करना बड़ा जरूरी होता है। तो मैं ये किसी हद नहीं कह रहा हूँ कि उसको अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए या वर्ल्ड वर्ल्ड कप में होना चाहिए, या उसकी वजह से वो हारिस को बाहर बिठाया हुआ, वो तो खैर बेवकूफ़ी है। बट आई जनरली थिंक पीएसएल जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसमें इस तरह के इमर्जिंग विकेट कीपर बैटर्स शुड बी एबल टू प्ले। एंड आई डोंट थिंक उसकी ज़ल्मी की जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें जगह बनती है इस वक्त, स्पेशली बिकॉज आसिफ अली इज देयर, टीकेसी, रॉबिन पावल 4 5 6 सेट है, 1 2 3 सेट है, कहाँ खिलाओगे आप? आसिफ अली को बैठाओगे? तो उस सेंस में इट्स a little sad, मतलब वो आई लुक एट टीम्स लाइक कराची का, उस वक्त चले उनने साइफर्ट उठा लिया, बट बैकअप में उनके पास अखलाक है, साथ बेग है, they're not necessarily at this point PSL level players, right? तो उस सेंस में थोड़ा सा अग्रीव फील होता है। बहरहाल अगर उसको चांस मिलेगा, आई थिंक उसने पिछले सीजन भी दिखाया है, ही इज केपेबल ऑफ हिटिंग पेस, ही इज केपेबल ऑफ हिटिंग स्पिन, और उतना उसका पावर गेम नहीं है। डेब्यू पे बड़ी तेज 50 कर गया था। या एब्सोल्युटली। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक लड़का आके इस उम्र में पीएसएल जैसे स्टेज पे डेब्यू पे 50 कर जाए, हम तरस जाते हैं कि इमर्जिंग बैटर्स आके हमें थोड़ा वो करें। पीएसएल की और तो आप मिडिल ऑर्डर में आए, एग्जैक्टली इनकी ऊपर से लाइन लगी हुई थी, ज़ल्मी के 3-4 जल्दी आउट हो गए थे, वहां से आया और मैच की निकाल के लेके चला गया। एग्जैक्टली। और इस तरह के प्लेयर को आप बैक नहीं करेंगे, मतलब वो अगले सीजन आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में ही ना हो। एंड ठीक है, टू बी फेयर, आई नो ज़ल्मी फैंस बाज़ वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि यार मतलब आप बैकअप भी तो आपने रखना है, किसी को बुखार हो गया, किसी को का पेट खराब हो गया, तो कोई ऑप्शन तो वो हो। क्यों आपका फर्स्ट टीम और बेंच के बीच में इतना बड़ा क्वालिटी गैप नहीं होना चाहिए? एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट, बट आई स्टिल थिंक कि if it was up to me, somebody like him would be playing at least, I would say, 7 out of 7 games a season minimum,
राइट? मतलब चलो 3-4 अंदर बाहर हो जाता है, बस इतना ही है ऑन नसीब साहब भाई। यार बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है बेसिकली, ये भी वन ऑफ द फ्यूचर है, इसी वजह से इसको हारिस की जगह उसको लेकर गए हैं एक्सपोजर देने के लिए। मगर मजे की बात है कि आज चौथा मैच हो गया है, 2-3 घंटे में स्टार्ट हो रहा है, उसकी प्लेइंग 11 आ चुकी है, और जो प्लेइंग 11 मुझे मिली है आमिर भाई की, उसमें सीन ये है कि ये साहबजादा फरहान तो है, मगर हसीब को आज चौथा मैच भी नहीं मिला। तो अगर नहीं ले जाना था तो यार फिर हारिस को ही ले जाते, हारिस तो जेन्युइन प्लेइंग 11 में जाता था, कम से कम 1-2 मैच ही हम जीत जाते, जरा एक्साइटिंग किस्म की पावर हिटिंग भी देख लेते हम। तो ना वो हारिस को समझ लगा, ना वो हमें समझ लगा। मगर ये कि सीबुल्ला का ये है कि पिछले साल जब इसको चांस मिला था, तो विकेट कीपिंग फिर इसी ने की थी, उसने नहीं, हारिस ने विकेट कीपिंग नहीं की थी, विकेट कीपिंग हसीब ने की थी। इज अ डिसेंट विकेट कीपर। नहीं, क्योंकि ये हारिस बात सही कह रहे फील्डिंग हो। भी बहुत अच्छी कर लेता है, आउटफील्ड में भी उसने बहुत जबरदस्त कैचेस पकड़े हैं, मुझे याद है एक आध शायद स्क्वायर लेग पे या मिड विकेट पे। हाँ नहीं, उस केरला वाला कैच तो मुझे याद है कि वो दो दो प्लेयरों से गिरता पड़ता उसने बड़े मजे से पकड़ लिया था 2 साल पहले। आगे चलें, सप्लीमेंट्री की तरफ चलते हैं यार। सप्लीमेंट्री में हमारे पास जो पहले प्लेयर्स हैं वो 27 इयर्स ओल्ड राइट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका लुंगी एनगीडी, जो फर्स्ट टाइम पिक हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। आई गेस इट्स अ वेरी डिसेंट पिक। सप्लीमेंट्री में चल के आपको लुंगी जो थे, क्योंकि इस दफा बहुत से बॉलर्स पिक हुए प्लाटिनम में, बहुत से बॉलर्स डायमंड में पिक हुए, गोल्ड में पिक हुए। इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स की डिमांड थी इस दफा, क्योंकि रीस टॉपली पिक हो रहे थे, टिमल मिल्स पिक हो गए थे, डैनियल सैम्स पिक हो गए थे, डेविड विली पिक हो रहे थे, क्रिस जॉर्डन पिक हो रहे थे। तो वहां पर ये कि आई वाज सरप्राइज कि लुंगी जैसा बॉलर जो है, लुंगी चूंकि एक प्रॉपर बॉलर है। जो क्रिटिसिज्म मेरा डेनियल सैम्स की पिक के ऊपर था कराची किंग्स का, वो यही था कि आप बॉलर जो ले वो फिर बॉलर जेन्युइन होना चाहिए। लुंगी का ये है कि यार ये बॉलर जेन्युइन है, मतलब कि विकेट टेकर है। जब आप जाओगे ना इसके पास, दिस इज द बॉलर यू कैन ट्रस्ट। नई बॉल से भी बॉल कर लेगा, पुरानी से भी कर लेगा, विकेट जब आपको चाहिए होगी, ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। जो बॉल करता है ना, इसकी बॉल हिलती है थोड़ी सी। तो बॉलिंग वाइज अगर इसके स्टैट्स वगैरह भी देखो, ठीक है, इसकी इंटरनेशनल में थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो 9 के करीब है। इसने अगर इसके इंटरनेशनल देखो तो 40 मैचों में, अगर ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, 40 मैचों में 60 आउट किए हैं उसने। इकोनॉमी जरा 9 की है, मगर जब आउटसाइड साउथ अफ्रीका अगर आप लीग्स की तरफ जाते हो तो इसके टी20 में ओवरऑल देखते हो तो 115 मैचों में इसकी 160 के करीब विकेटें, और इसकी इकोनॉमी सिर्फ 8 है, एंड 8 इज डिसेंट कंसिडरिंग कि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स कितने छोटे होते हैं यार। आजकल अगर आप इनकी साउथ अफ्रीकन लीग देखो तो उसमें हर मैच में 200 पड़ रहा होता है। तो वहां पर अगर कोई बॉलर जो है, आपको 8 का मतलब ये कि 160 रन का टारगेट होगा, ठीक है, 9 का मतलब 180 का होगा। तो इस तरह का एक 8 की इकोनॉमी वाला जो बॉलर है, तो आई गेस इट्स अ वेरी डिसेंट पिक। साउथ अफ्रीकन लीग अभी खेल रहा है, उसका टॉप का बॉलर है, इस टाइम पे 3 मैचेस ही खेला है मगर 8 विकेटें हैं उसकी। तो इस टाइम पे जो साउथ अफ्रीकन लीग चल रही है उसके आप स्टैट्स देखोगे तो टॉप विकेट टेकर इस टाइम पे लुंगी एनगेडी है, और इकोनॉमी उसकी इतने हाई स्कोरिंग मैचेस में उसकी इकोनॉमी सिर्फ 6.6 है। तो कुछ कहेंगे आप, कहनी क्या कहोगे आप लुंगी की पिक के ऊपर? बिल्कुल साकिब भाई, अभी तो खैर इन फॉर्म भी है, हर मैच में कोई 3-3 4-4 विकेटें ले रहा है। न्यू बॉल के साथ भी आई थिंक ही इज अ स्पेशलिस्ट। द ओनली अदर न्यू बॉल स्पेशलिस्ट ने, चलो उमर आफरीदी थोड़ा रॉ है, बट खुरम शहजाद इज आल्सो समबडी यू कैन कॉल अ न्यू बॉल स्पेशलिस्ट। I think Salman Irshad and Amir Jamal are people that you probably rely on the latter stage of the innings. नवीन की तो खैर हमने बात नहीं करनी है, बट आई थिंक लुंगी एक थोड़ा फ्रॉम ऑल फेज बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं ना, वैसे न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है, बट आई थिंक ही कैन बी जस्ट एज इफेक्टिव जो वो लेंथ बॉल करता है इन द मिडल ओवर्स, इफ यू विद स्क्वायर लेग एंड मिड विकेट बैक, ही कैन बी वेरी डेडली। तो जो जिस स्केल के आपके पास फॉरेन फास्ट बॉलर्स अवेलेबल थे, उसमें आई थिंक ही इज अ वेरी सॉलिड पिक। बिल्कुल। चलें, इसके बाद आखिरी पिक की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में आखिरी पिक है 20 इयर्स ओल्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पिंडी बॉय मेहरान मुमताज, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 से मेरे में 2 वर्ल्ड कप में शायद तो मैंने देखा ही है, एटलीस्ट 1 वर्ल्ड कप में तो मैंने देखा ही है। मगर ये कि और मेहरान जितना की भी मैंने अच्छी बात इसको, ये है साकिब भाई कि वो इमर्जिंग भी है, तो वो इन तीनों में से क्या नाम है आपका, इज़ीशान, मेहरान और हसीब, तीनों में से एक को भी खिला के अपना कोटा पूरा कर सकते हैं। अच्छा मेहरान पिक नहीं हुआ था एशियन गेम्स में? नहीं, ये अच्छा इसलिए नहीं तो हुआ बच था, गया ना, इसलिए, वरना इसलिए वो बच भी गया। गोल्ड होता है। मैं आप बताएं, अच्छा अरफात मिनास हो गया, कासिम अकरम हो हाँ, गया, ये सारे, इवन सुफियान मुकीम तो खैर इंजर्ड हो गया लेकिन उसको पिक कर लिया था, वो सब गोल्ड हो गए, इवन ताहिर बेग गोल्ड हो गया था वो बाद में सिल्वर हो गया। हर वे की तो हमने वो रेलिगेशन करवा ली थी। मगर ये कि यार
इमर्जिंग में टिक करता है क्योंकि अभी 20 साल का एशियन गेम्स भी नहीं खेला, चूँकि पाकिस्तान से नहीं खेला तो इमर्जिंग में खेलेगा। मगर यार मैंने इसको जब भी मैंने अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स में मैंने इसको अंडर 19 की तरफ से देखा था, तो मुझे ये बॉलर इस वजह से पसंद होता था कि ये आके बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करता था और बहुत एक्यूरेट बॉलर है, ठीक है? उसको विकेट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती मगर ये कि आएगा मिडल के ओवर्स के बीच में अगर आपको एक एक्यूरेट बॉलर हो, तो वो विकेट टू विकेट आके बॉल करता रहेगा और उसमें कोई विकेट इसको मिली तो मिल गई। मगर ये कि स्पिन तो ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारे स्पिनर्स इतनी ज़्यादा वैसे भी नहीं करते। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं होती बॉल। मगर ये कि अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग की वजह से ये जो है ना विकेट्स आके ले जाता है, तो ये काफ़ी आके इम्पैक्ट क्रिएट करता था कि इसके ओवर में काफ़ी ड्राई किस्म के जब इसके ओवर आते थे, तो पाकिस्तान उस टाइम पे अच्छी पाकिस्तान की पोज़ीशंस हो जाती थी। मुझे कुछ अंडर 19 के याद है मैचेस जिसमें इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो टी20 में अगर आप देखो तो इसने 19 मैचों में 20 आउट किए हुए हैं, इकॉनमी उसकी 7.4 है व्हिच इज़ गुड। थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, इसकी 40-40 रन्स की एक फर्स्ट क्लास की भी इनिंग्स है, एक लिस्ट ए की भी 40 रन्स की इनिंग्स है, तो उसका मतलब है थोड़ा बहुत कहीं पर एक आधा चौका, एक आधा छिक्का जो है ना, वो बिल्कुल ही नूरा नहीं है। ही इज़ ओके विद द बैट एज़ वेल। तो मेहरान पे कुछ और क आप ऐड करोगे कैनी? बिल्कुल साकिब, बैटिंग पे तो आई डोंट नो इफ आई कैन से एनीथिंग, बट बॉलिंग में व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट हिम इज कि उसका जो रिलीज है कंपैरेटिवली एक हाई आर्म एक्शन है। तो उसमें लाइक ऑब्वियसली जीशान जितनी हाइट नहीं है एंड ही इज अ स्पिनर, बट इवन प्लासिड ट्रैक्स में जब आपका रिलीज इतना हाई होता है ना, तो वो फिर भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। एंड दिस इज समथिंग आप उसकी इवन डोमेस्टिक में नेशनल टी20 में देखें। दिस इज व्हाई मैं तो खैर पिछले साल से आई हैव बीन अ प्रोपोनेंट कि पाकिस्तान शुड कंसीडर मेहरान मुमताज एंड रेड बॉल एज वेल। कि नुमान अली की भी माशाल्लाह थोड़ी सी एज हो गई है, तो अगर उनको हम थोड़ा मूव ऑन करें तो आई थिंक मेहरान बड़ा एक सॉलिड प्रोस्पेक्ट है फॉर रेड बॉल। और टी20 में जो स्लो लेफ्ट आर्म एंगल है वो थोड़ा इतना इकोनॉमिकल वैसे नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज एक आध मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर हो तो उनका कोई बैंड डंक जैसा सामने आ जाए तो हशर ही हो जाता है। तो बात सारी ये है कि उसलिए टीम्स नॉर्मली हेजिटेट कि अगर आपने 4 ओवर रिलाई करना है किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर। बट मैं जल्मी का ओवरऑल कॉम्बिनेशन देख रहा था, बिसाइड्स नूर जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ही इज मोर ऑफ अ चाइना मैन रिस्ट स्पिनर। मेहरान इज मोर स्टिल अ फिंगर स्पिनर, राइट? मतलब उसका जो रिलीज है वो इमाद टाइप डार्ट भी कर सकता है एंड ही कैन आल्सो होल्ड इट बैक एंड स्पिन ऑफ द सरफेस। तो इट्स गुड दैट कम से कम उनके अटैक में वो वैरायटी तो है, राइट? बिकॉज आरिफ याकूब इज आल्सो अ लेग स्पिनर। उसके अलावा क्या आपने पार्ट टाइम स्पिनर्स देखें तो साइम अयूब थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन कर लेता है। बिसाइड्स दैट मैं टॉप डाउन देख रहा हूँ, पावल भी मतलब नहीं, टीकेसी भी नहीं, और स्पिनर्स एज सच नहीं है इन ज़ल्मीज़ टीम। तो मेहरान इज समवन, ठीक है पिंडी में पिंडी बॉय शायद पिंडी में ना खेले, बट जितने ज़ल्मी के लाहौर में मैचेस होंगे, जितने इवन द मैचेस इन कराची, आई थिंक दे कैन कंसिडर प्लेइंग मेहरान देयर। बट आई पर्सनली क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है एंड इमर्जिंग में भी क्वालिफाई हो सकता है, तो ये अच्छा है कि वो एक उनको उनके जो कॉम्बिनेशन के लिए। मैचेस कैनी जो मैचेस नूर खेलेगा उसमें तो मेहरान शायद ना हो ना, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, फिर बहुत मुश्किल है ना कि हुँ। क्योंकि नूर भी देखें इतनी बैटिंग नहीं कर पाता है, मेहरान भी आपने ठीक कहा है कि एक आध चिक्का विक्का लगा लिया अलग बात है, बट ही इज नॉट, यू कैन नॉट कॉल हिम एन ऑलराउंडर, राइट? मतलब ही इज स्टिल, चलिए टेल एंडर ना कहें मतलब, लेकिन रिलाई नहीं कर सकते। तो आई कांट सी देम इन द सेम प्लेइंग 11 एट ऑल। बिल्कुल सही है, मगर वो जो आप स्पिनर की बात कर रहे थे ना कि इनके पास कौन से आरिफ याकूब भी है और मेहरान मुमताज भी है और नूर अहमद भी है, तो वो 3 स्पिनर तो उनके पास हैं ही हैं। अच्छा, अगर इनकी अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस और इनिशियल रेटिंग की, और उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पहले दी थी। पर कई लोग चूँकि शुरू में देखते हैं और फिर बिल्कुल एंड में देखते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस और रेटिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए बता दूँ कि हाजी मोहम्मद अकरम के साथ हम इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी उसकी डेट हमें मिल जाएगी। जनवरी एंड की डेट की बात हो रही है, मंथ एंड उन्होंने बोला है मुझे। तो लेट्स सी, अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, मगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर एक्विजिशन हेड ने और उनके ज़ाहिर बात है डायरेक्टर भी हैं, मोहम्मद अकरम, उनका इंटरव्यू जो है इस दफ़ा हो सकता है, काफ़ी ब्राइट चांसेस इस दफ़ा आने के, क्योंकि इस दफ़ा हमने ट्राई भी ज़रा सीरियसली मैंने की थी, इससे पहले ज़रा थोड़ी-सी हम लीनिएंट ही होते थे। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इनिशियल रेटिंग, टॉप 3, बॉटम 3, कैनी क्या कहोगे, स्ट्रेंथ्स क्या है आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की? Strengths, obviously, they're power hitting top down, massive, massive strength. To have somebody like Babar Azam opening
जैसे हमने पहले कहा कि वो एक एंड ऑक्यूपाई कर ले, तो जिस तरह की उनके पास रेंज हिटर्स हैं, प्रॉपर साइम अयूब से लेके हारिस, टीकेसी, पावल, आसिफ अली, इवन गोइंग डाउन टू मूसली, पीपल लाइक आमिर जमाल, ब्रूट हिटर्स। तो दे विल नो कि बैड डेज पे भी, क्योंकि अगर बाबर कोई 14-15 ओवर हमें खेल के दे देता है, तो दे विल स्टिल एंड अप 160 170 तो कर ही जाएंगे। अच्छे दिनों में तो ये 200 भी क्लियर कर जाएंगे। तो उस सेंस में आई थिंक देयर जो रॉ पावर है उनकी हिटिंग में, दैट इज अ मैसिव स्ट्रेंथ। और जल्मी का जो वीकनेसेस पे बात होती है ना, आई जस्ट फाइंड इट लिटिल फनी, क्योंकि हम हर सीजन बाज वक्त पिक आउट करते हैं कि यार इनके फिफ्थ बॉलर के कोटे में फंस सकते हैं, या ये फला उसमें फंस सकते हैं। बट जल्मी की बात ऐसी है कि वो कुछ भी करा के आए साकिब भाई, किसी ना किसी तरह इन्हें प्लेऑफ्स में तो आ जाना है। ये ठीक है ना, हमने अब एक्सेप्ट कर लेना है कि हम जितना भी क्रिटिकल होके वो करें। तो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट। एक्सपीरियंस की फिर भी थोड़ा सा, इफ यू वांट टू बी क्रिटिकल, उनके बॉलिंग अटैक पे बात कर सकते हैं। द फिनिशिंग की रिलायबिलिटी पे थोड़ी बात हो सकती है कि आसिफ अली के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। अगेन, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही इज अ पीएसएल लेजेंड, बट कुछ लोगों को लगता है दैट ही माइट बी पास्ट इट, और आप इतना नहीं रिलाई कर सकते कि वो हर मैच में आपको कंसिस्टेंटली 6 पे आके फिनिश करके दे। तो दे हो सकता है वो 2-3 मैचेस ट्राई करें और फिर वो कॉम्बिनेशन में ना फिट हो एंड दे हैव टू रोटेट अगेन। तो वो दैट इज समथिंग आई कैन सी, शायद उसमें वो फंस सकते हैं। एक चीज जो मुझे पर्सनली लगती है, लॉट ऑफ पीपल माइट डिसएग्री, आई फाइंड जल्मी इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, मैं कोई हिस्टोरिकली बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए आई थिंक बैटिंग फर्स्ट दे विल बी अ फैंटास्टिक टीम, बट चेस करते हुए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टीम फंस सकती है। इवन जो बाबर की कंफर्ट जोन है 160 165 वाली, 170 तक वाली, उसमें फिर भी ठीक है, दे शुड बी ओके, बट एनीथिंग मोर देन दैट, जो इसमें रेंज आ जाती है कि आपकी 2-3 विकेटें, बिकॉज सारे इतने फ्री फ्लोइंग हिटर्स हैं, तो इसमें उस टाइप के प्लेयर्स मुझे नहीं दिखते। आई नो हमने आसिफ अली की भी आपने एक एक मैच अब ना गिनवाए साकिब भाई, बट वो प्लेयर्स नहीं लगते जो आके रीबिल्ड कर सकें। वो चलाने वाले प्लेयर्स हैं कि यार हम 40 पे 4 पे भी आके चलाएंगे, हम 160 पे 4 पे भी आके चलाएंगे, उस टाइप के प्लेयर्स हैं। तो उस सेंस में आई कैन सी देम स्ट्रगलिंग। और वो बाबर के लिए तो इट्स नॉट एनीथिंग न्यू कि वो बेचारा नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ बल्ला लेके, और दूसरे एंड पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बाबर तो यूज्ड टू हो चुका है, तो वो ग्रीन शर्ट में देख चुका है, वो शायद येलो में भी देख ले। तो चेसिंग आई फाइंड मे बी दे कैन स्ट्रगल लिटिल बिट, but regardless of conditions, I think Zalmi batting first can be an immense team. इतनी इनकी पावर है ना साकिब भाई कि ये फर्स्ट हाफ में ही ऑपोजिशन को बैट आउट कर सकते हैं ऑफ द गेम टू अ सर्टेन एक्सपेक्ट। और फिर वो आप अपने बॉलर्स को अगर इतना 30 रन का मार्जिन दे दो, या 25-30 रन का हर मैच में अगर आप मार्जिन दे दो कि यार आमिर जमाल का कोई बैड डे हो गया, फलाना का बैड डे हो गया, तो यू कैन स्टिल गेट अवे विद इट। But just to wrap up, top 3, bottom 3 में for me 100% they're in the top 3. जी। चलिए यार, मैं भी स्ट्रेंथ की बात कर लूं। स्ट्रेंथ तो आपने सारी गिनवाई दी यार। इनकी बैटिंग, जिस तरह की बैटिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और टीम की बैटिंग इतनी, क्योंकि इनके पास कोर जो है, इनकी लोकल कोर है, उसके बीच में बाबर आजम फैक्टर है इनके पास, हारिस फैक्टर है इनके पास, साइम फैक्टर इनके पास। तो ये 3 आपके बेस्ट टी20 बैटर्स पाकिस्तान की, जो नेशनल टीम के भी हैं इस टाइम पे, इनके पास हैं। तो इस पिछले साल के भी तीनों ने परफॉर्म किया था मिलके। फिर टॉम कलर कैडमोर आ जाती हैं, फिर रोमन पावल आ जाते हैं, फिर आसिफ अली आ जाती हैं। तो इनके पहले 5 जो है, रोमन पावल तक, टीकेसीएम, साइम, हारिस, बाबर, तो यहाँ पर तो स्कोर आना ही है। बाबर फैक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है, वो 15 ओवर इजीली खेल के दे सकता है आपको, और अपने अराउंड वो पावर हिटिंग करवा लेगा, क्योंकि बाबर के अलावा सबका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हाई है। और बाबर भी जब से ज़ल्मी में आए हैं, वो ज़ल्मी के टेम्पलेट पे पिछले साल भी खेला था, पावर प्ले में बहुत तेज खेला था, बाद में बहुत तेज खेला था। तो इनको स्ट्राइक रेट का किसी भी केस में, इनको स्ट्राइक रेट वाला इशू नहीं आना आना। फिर दूसरा स्ट्रेंथ में आप इनका ये भी कह लो कि बैटिंग के अलावा इनके विकेट कीपर्स भी सारे तगड़े ही हैं। 3 विकेट कीपर्स हैं, टॉम कॉलर कैडमोर भी आपके पास है, हारिस भी आपके पास है, और वो जो नया लड़का हसीबुल्ला खान है, वो भी आपके पास है, और तीनों तगड़े इनके पास इस टाइम पे विकेट कीपर हैं। वीकनेसेस की भी उसके बाद बात कर लेते हैं। तो वीकनेसेस में फिर वो इस साल भी बॉलिंग, अब इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की है, इस दफ़ा इन्होंने बॉलिंग पे काम भी किया है इन्होंने। पिछले साल से इन्होंने बॉलिंग जो थी ना, अपनी काफ़ी इम्प्रूव करने की, विद लुंगी, विद नूर अहमद, विद नवीनुल हक, ठीक है? तो इन्होंने बॉलिंग को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है।
मगर अब देखना ये है कि नूर कितना खेलेंगे। नूर की रिप्लेसमेंट जब ये लेंगे, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट अभी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तक हो जाएगा। 27-28 तारीख का जो वीकेंड है उसके ऊपर ज़ूम मीटिंग पे होना है वो ड्राफ्ट। तो मेरे ख्याल में संडे नहीं तो मंडे तक हमें फिर 29 तारीख तक हमें 29 जनवरी तक हमारे पास आ चुका होगा। तो देखना ये होगा कि नूर की रिप्लेसमेंट क्या लेती हैं। तो उसमें भी अगर कोई इतना तगड़ा बॉलर इकोनॉमिकल भी और विकेट के टेकर भी ले लेती हैं, तो वो देखना होगा इनको। अ, इनका जो एक मसला वो ये है कि लॉन्ग टेल इनकी बनती है। जिस तरह आपने बात की पिछले साल इन्होंने फिर भी अज़मतुल्लाह उमरज़ई, जिमी नीशम के साथ उस मसले को सॉल्व कर लिया था। शकीब को भी लाए थे, शनाका को भी ले आए थे। तो इनका इनका मसला 5 बॉलर वाला नहीं है, इनका मसला पिछले साल भी 6वें बॉलर वाला था। अब मसला ये है कि इनके जो टॉप 6 हैं, उनमें कोई बॉलर नहीं है। आप ज़बरदस्ती आपको पावल से करवाएँगे तो मार पड़ेगी। वैसे 2 ओवर अच्छे कर दिए थे साइम अयूब ने, मगर बाबर आज़म ने बहुत ज़्यादा उसपे साइम अयूब को यूटिलाइज़ नहीं किया था। तो मगर अब साइम अयूब वैसे भी कहीं पर भी बॉलिंग नहीं करता, पाकिस्तान टीम में अभी तक उसने कोई बॉलिंग नहीं की। तो इनके 6वें बॉलर का मसला है। अब इनके पहले 6 बैटर्स आ रही हैं, उसके बाद 5 के 5 बॉलर्स आ रहे हैं। इनका जो एक ही ऑलराउंडर ऑफ द सीज़न वो ये है, वो आमिर जमाल है इस दफ़ा। तो इनको जो 7वें नंबर के ऊपर बैट कर रहे होंगे, आमिर जमाल करेंगे। उसके बाद एक बहुत लंबी टेल स्टार्ट हो जाएगी 4 प्लेयर्स की। तो ज़ल्मी ने आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इस साल बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे काम करेगी, कि एक आधा बॉलिंग ऑलराउंडर ले ले ताकि आपकी बैटिंग जो होती है ना किसी भी टीम की, वो 8वें नंबर तक जा रही हो। वो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जब फिनिशिंग की बात आएगी, तो पहले 5 तो अच्छे हैं, मगर अगर उनसे बात आगे बढ़ गई तो क्या आसिफ अली और आमिर जमाल और फिर नवीन उल हक वगैरह, नहीं, क्या ये लोग ये भी फिनिश कर बात है ना पाते? कि अगर ये उसको अकोमोडेट करने के लिए लेट्स से मूसली को खिलाते हैं, तो फिर ये अपनी बॉलिंग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर वो वीक हो जाती है। तो इट इज वेरी टाइट स्पॉट टू बी इन। एग्ज़ैक्टली, अगर ये नूर वाली जगह के ऊपर नूर जब नहीं है, तो मोज़ली को अगर एज़ ए बॉलर खिलाती हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है फिर आपका 5वाँ बॉलर जो है वो वल्नरेबल होगा। मुझे नहीं पता कि डैनियल मोज़ली को कितना तजुर्बा है। मैंने वर्टिलिटी के जो 2-3 मैचेज़ देखे हैं उसमें तो वो अच्छी कर रहा था, मगर ज़ाहिर-सी बात है जब हाइलाइट्स के पैकेज पड़े होते हैं, वो उन्हीं के पड़े होते हैं जिसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की होती है, ना कि उसको। वैसे एक दफ़ा पीएसएल में 2-3 साल पहले ना मैंने पिछले साल ही मैं देख रहा था किसी का कि बॉलिंग पैकेज, हाँ, जेम्स फुलर का मैं देख रहा था। तो जब मैंने जेम्स फुलर का डाला ना तो उसका उल्टा आया जिसमें उसको 6 बॉलों पे 6 छक्के पड़े हुए थे। 36 रन्स पड़े हुए थे जेम्स मिलर को, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार ये कराची किंग्स के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दुनिया की हाइलाइट्स पड़ी होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ों की, तो जेम्स मिलर का जो सब डालो ना तो वो सबसे पहले वो आता है जिसमें उसको 6 छक्के पड़ते थे। तो यार अब बात यही है कि इनके 6वें बॉलर वाला मसला, कि 6वां बॉल, अगर 6वां ओवर यार हर वक़्त चाहिए होता है, तो इस वजह से 6वां 6 बॉलिंग ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए किसी भी टीम में। इस दफ़ा इनके पास मुझे लग नहीं रही कि कोई है। अगर एक प्लेइंग 11 बनाओगे ना आसिफ अली तक जब आप बनाओगे, तो वो 6 आ जाएँगे जिनमें से आसिफ अली कैन डू। आसिफ अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से 1 मैच में कर दी थी क्योंकि कोविड की वजह से उनकी सारी ब्रांड न्यू टीम थी, उनके सारे ज़ख्मी हो गए, व्हाटएवर हैपेंड, आसिफ अली को बॉलिंग करनी पड़ गई थी। मज़े की बात उसने अच्छी बॉलिंग कर दी थी 2 साल पहले, मगर वो बिल्कुल ही हल्का-सा बॉलर लग रहा था, मगर उस मैच में अच्छी कर गया था। मगर ये है कि कोई भी आपके पास 6वीं बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, अनटिल अनलेस आप साइम अयूब से करवाएँ या फिर रोमन पावल से या आसिफ अली से ज़बरदस्ती की बॉलिंग करवाएँ, तो कोई सर्टिफाइड बॉलर नहीं है उस जगह के ऊपर। या फिर डैन मॉज़ली खेल रहा हो रोमन पावल या टीकेसी की जगह, अगर हाँ, टीकेसी की जगह डैन मॉज़ली खेलता है, तो फिर आपके पास 6वीं बॉलिंग ऑप्शन आ जाएगी आपके नो पास। साकिब भाई, दे कांट आई कांट सी देम बेंचिंग ईदर टीकेसी और रहमान पावल। ये तो 100% प्लेइंग 11 में होंगे। वो फिर बॉलिंग में ही इन्हें फंसाना है। लास्ट सीजन भी यही बैलेंस में थोड़ा वो लग रहा था, बिकॉज़ आई कांट सी देम ड्रॉपिंग टीकेसी और क्या नाम है, रहमान पावल तो लाज़मी होने ही होने। ठीक है, अब बॉलिंग पे हो सकता है ये एंगीडी की जगह, नवीन की जगह, इफ देखो ऑल पाकिस्तानी ऑन द अटैक और कोई और फॉरेन हो, तो फिर ये मूसली को फिट इन करें। देन यू कैन फिर सारे इनके फास्ट बॉलर आमिर जमाल, सलमान निशात, खुरम शहजाद सभी पाकिस्तानी हो, देन मे बी दे कैन, और फिर नूर इज द फोर्थ फॉरेन प्लेयर। That could be one option, but I can't see them dropping either TKC or Powell. That just doesn't fit the Zalmi mold. बिल्कुल ऐसा ही है। बस यार, मगर ये इन्होंने बॉलिंग पिछले साल से तो काफ़ी इम्प्रूव कर ली है, और तो अब यार टॉप 3 बॉटम 3 में आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड बेसिकली। आई डोंट नो कि मैं टॉप 3 कहूँ या बॉटम 3 कहूँ। बॉटम 3 भी कह दूँ तो यार उसमें प्लेऑफ में तो आ ही जाती है एक आधी टीम। आई चलिए टॉप 3 कर देता हूँ मैं इनको, टॉप 3 तो मेरी तरफ से भी टॉप 3 में है।
और यही हमारा जी पेशावर ज़ल्मी का शो था, बड़ा मच अवेटेड शो था, बड़े लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की हुई थी, बड़े ज़ल्मी के फैन्स जो थे, इसकी बात कर रहे थे। तो मुझे बताइए जाने से पहले कोई एनी लास्ट वर्ड्स ऑन पेशावर ज़ल्मी कैनी? पेशावर ज़ल्मी सर इज़ इनेविटेबल। आई जस्ट थिंक कि वो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 फिगर आउट कर लें, और ये जो छठे बॉलर वाली आपने बात की है, इसको अपने सीज़न से पहले इस मसले को हल कर लें रादर देन 5 गेम्स इनटू द सीज़न, तो इनका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बट बिसाइड्स दैट सर, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी है दैट हाजी मोहम्मद अकरम विल बी जॉइनिंग अस ऑन रेलू कटे। आई नो ज़ल्मी की बहुत बड़ी फैन बेस है, आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट। और आई एम श्योर हमारे कुछ कांटे के सवाल भी होंगे उनकी अवेलेबिलिटी को लेके, और कुछ आत उनने फॉरेन प्लेयर्स ऐसे पिक किए हैं जिन पे सवाल बनता है कि इनको पिक करने का क्या लॉजिक था। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह। बिल्कुल। आल्सो कैनी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि हमारा इस वीकेंड का जो इंटरव्यू अली अली भाई के साथ था, अली तरीन के साथ था, वो पोस्टपोन हो गया है। जो 10 फरवरी वाले वीकेंड के ऊपर वो चला गया क्योंकि इलेक्शंस में बिज़ी हैं वो। तो होपफुली यू विल नॉट बी इन न्यूयॉर्क, वो जो 9-10 वाला होगा, मैं और आप 16 दूसरे। फरवरी वाले में फिर वापस जाना है, तो 10 फरवरी वाला आई एम फाइन। हाँ, वो तो अगर आप वो 10 बात फरवरी वाले वीकेंड पे आप फारिग हुए तो हाँ, वेलकम टू जॉइन इंशाल्लाह। अस ऑन अली तरीन इंटरव्यू। ये वीकेंड खाली आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा अगर इस वीकेंड के ऊपर मैं किसी और इंटरव्यू को स्केड्यूल कर लूं। बहुत-बहुत शुक्रिया कैनी हमारे साथ आने का। आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले शो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।